हेलो। हमारी आज की पॉडकास्ट के गेस्ट है आकाश पांडे ऑल द वे फ्रॉम इंडिया। उनका 13 साल का डिज़ाइन एक्सपीरियंस है और उन्होंने अपना कैरियर एज अ सेल्फ टॉट ग्राफिक डिज़ाइनर से स्टार्ट किया एंड ऑल द वे टू द लीडिंग कंपनीज इन इंडिया। वहाँ पर उन्होंने एज अ लीड प्रोडक्ट डिज़ाइनर काम किया और अब वो एज अ फ्रीलांस प्रोडक्ट डिज़ाइनर काम कर रहे हैं और फाउंडर है ब्रिक्स यूआई के, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिज़ाइन सिस्टम। उस हमने बात की कि कैसे उन्होंने एज अ सेल्फ टॉट ग्राफिक डिज़ाइनर काम स्टार्ट किया और उसके बाद एज अ लीड रोल सिक्योर किया इंडिया की टॉप कंपनीज में। फ्रीलांस कैसे उन्होंने स्टार्ट किया, फाउंडर बनने का एक्सपीरियंस उनका कैसा था, क्या क्या मिस्टेक्स उन्होंने की और क्या उन्होंने नहीं किया, हमने उनसे सब कुछ जाना है इस पॉडकास्ट में। बिगिनर्स के लिए प्रैक्टिकल एडवाइस इन द एरा ऑफ एआई, फर्स्ट जॉब में क्या करना चाहिए और क्या अवॉइड करना चाहिए, और कैसे हम वो डिज़ाइंस बना सकते हैं जो ना सिर्फ दिखने में अच्छे लगें बल्कि कन्वर्ट भी बहुत अच्छे हैं। लेट्स स्टार्ट आवर कॉन्वर्सेशन with Akash Pandey all the way from India. काश भाई लाइट्स बड़ी अच्छी लगाई हैं आपने। लाइटें लगी हुई हैं पिंक कलर की, क्या है ये? नहीं नहीं, ये वाल है। बैक में वाल है। अच्छा अच्छा, वो ब्लर हो के ना वो बड़ा प्यारा सा लग रहा है ये वैसे। तो अभी क्या, मैं सेटअप अपने हॉबी जहाँ मतलब अपने फ्लैट में रखा हूँ। पहले मैं ऑफिस लिया था, लेकिन गर्मी इतना ज़्यादा है ना यहाँ पे, हम्म। तो ऑफिस में शुगर पाकिस्तान वगैरह नहीं था। पाकिस्तान में भी बहुत गर्मी चल रही है वैसे। हाँ, वो तो पूरा ही मतलब ये हाल है, पूरा एशिया में तो यही होता है। खैर धीरे धीरे टेम्परेचर क्या? टेम्परेचर बढ़े, टेम्परेचर तो हर साल बढ़ेगा, इसका क्या। ग्लोबल वार्मिंग। हाँ, ग्लोबल वार्मिंग नहीं, ह्यूमन एक्टिविटीज उतर। ह्यूमन नहीं, वो ग्लोबल वार्मिंग भी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ही हो रही है ना। हाँ, तो वो तो जो मतलब बिना मतलब के उसका नाम लेके छुपाना चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमारी गलतियां हैं, हम अपनी गलतियों से ये चीजें और बढ़ा रहे हैं, ये कहना ज्यादा सही है। हम्म, ठीक है ठीक है। ग्रेट। सो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है आकाश भाई, बड़ी पॉपुलैरिटी आपने हासिल की ब्रिक्स यूए के बाद, लेकिन जो लोग नहीं जानते आपको अभी भी उनके बारे में, उनको अगर आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दें ताकि उनको कॉन्टेक्स्ट पता हो कि हम के जो हमारे गेस्ट हैं वो कौन है। ओके सो, तो जैसे जानते हो कि मेरा नाम आकाश पांडे हूँ, मैं इस समय दिल्ली इंडिया में रहता हूँ। तो मैं अपने करियर की शुरुआत एज ए ग्राफिक डिजाइनर किया था 2010 में करीब करीब। तो उस समय फ्लैश वगैरह का ट्रेंड था, और मेरा बेसिकली मैं स्टार्ट किया था एज ए टाइप राइटर। हाँ हाँ। पब्लिकेशंस था जहाँ पे किताबें वगैरह छपती है, तो हिंदी में टाइप किताबें लिखना और उसके बुक कवर छापना, छोटे कार्ड वगैरह, विजिटिंग कार्ड वगैरह बनाना। तो ऐसे ही कैरियर की शुरुआत किए थे। इसके पहले मैं डिप्लोमा किया था, 14 मंथ की डिप्लोमा थी ग्राफिक डिजाइनिंग। पर वही डिप्लोमा करना आसान है, इस पर नौकरी सब उसे बड़ा उसका ट्रेंड भी था कि आज भी है, जैसे युक्त हुआ है कि आज भी लोग सिखा रहे हैं, बाद में उसको कहते हैं कि हम आपको 100% जॉब प्लेस कर देंगे, राइट। आज भी है, पहले भी था। पहले भी कहते हैं कि हम आपको सिखाएंगे और 100% जॉब प्लेसमेंट देंगे, लेकिन आफ्टर कोर्स एंड तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती थी। तो ऐसे तैसे करके करियर शुरुआत हुआ। 2 साल मैंने एज ए ग्राफिक डिजाइनर काम किया, और धीरे धीरे फिर एक टर्निंग पॉइंट आई, एक लोग मिले और उन लोग उनकी आईटी कंपनी थी से। मैं वाराणसी में था उस समय, बनारस में। इस बनारस से जानते हो कि दिल्ली जैसा स्कोप नहीं है वहाँ पे इस तरह का। दिल्ली तो एक महानगर की श्रेणी में आती है। तो वहां से तो वहाँ इसको इतना अपॉर्चुनिटी नहीं था, लेकिन एक वो मिल गए वहाँ। फिर भी कंपनियां थी, 8-10 आईटी कंपनी थी वहाँ पे। उन्होंने बात बात नहीं की, वैसे ही वो भी आए थे, विजिटिंग कार्ड वगैरह बनवाने आए थे। हाँ, विजिटिंग कार्ड ही बनवाया था। तो ठीक बात चली कि भाई कि फ्लैश जानते हो, तो उसमें फ्लैश में मेरा अच्छा कमांड था। माइक्रोमीडिया फ्लैश उसमें चल रहा था, उसमें लोग साइटें बनाना, बैनर्स वगैरह बनाना फ्लैश में ही चल रहे थे। तो उन्होंने बैनर्स वगैरह काम किया। देन वही टर्निंग पॉइंट पे मैं आईटी में स्विच किया। तो मुझे आईटी की अच्छा। समझ में आई, तो सेल्फ लर्निंग, एचटीएमएल सीएसएस पे वेबसाइट वगैरह बनाना, ये सब चलते रहा। तो लगभग 2017 तक मैंने यही किया, बनारस ही रह करके। देन आई मूव्ड इन 2018 दिल्ली। 2017 में दिल्ली मैंने मूव किया। उस समय मुझे समझ में आया कि नहीं, ये इंडस्ट्री को थोड़ा सा, क्योंकि वो छोटा मार्केट था, जब बड़े मार्केट में आया तो मुझे लगा कि स्पेसिफिक नीड है। तो मैं सब कुछ छोड़ के मैं केवल यूएक्स वाई में ही आ गया। और तब से मैं डिफरेंट डिफरेंट कंपनियों में, स्मॉल एंड बिग, ज़्यादातर स्टार्टअप में ही काम किया है, करते रहे। लास्ट कंपनी कॉलेज दुनिया थी, वहाँ पे एज ए लीड डिजाइनर था मैं, ठीक है प्रोडक्ट एंड ब्रांडिंग के लिए। ठीक है ठीक इन 2014 आई लेफ्ट माई जॉब एंड स्टार्ट एज ए क्रिएटर। मैंने शुरू है। किया
तो सोचे क्या करें, तो समझ में आया चलो UI किट बनाते हैं। तो ब्रिक्स वाई डिसाइड किया, ब्रिक्स वाई डोमिनो वगैरह पर किया, डिसाइड किया। मैं 8 महीने उस पर काम किया। ठीक है, ठीक है। हालांकि एक्सपेक्टेशंस तो बहुत थे कि अच्छा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पर बाद में समझ में आया कि मार्केट थोड़ा सा सैचुरेट हो चुका है कि किट की। और उस साइड पे भी हम आते हैं, इस चीज को हम डिस्कस करते हैं। तो आप बता रहे थे कि 2010 के बाद जो सारी चीजें आपने की उस वजह से आप फिर आईटी की साइड पे आ गए। तो एजुकेशन जो थी आपकी वो आपने आईटी में नहीं ली थी? नहीं नहीं, आईटी में एजुकेशन नहीं, एजुकेशन साइट ही नहीं था। एजुकेशन मेरा इंटर मैंने पास करने के बाद डिप्लोमा किया, ग्राफिक डिजाइनिंग मल्टीमीडिया डिप्लोमा था। ना जस्ट ग्राफिक डिजाइनिंग, इसमें एनिमेशंस वगैरह 3D मैक्स वगैरह भी सिखाया जाता था। तो मैंने करके मैंने अपना कैरियर शुरू किया। बाद में मैंने अपना ठीक है, ठीक है। ग्रेजुएशन पूरा किया उसके बाद। ठीक है, ठीक है। Yes. कच भाई, आई एम श्योर उस टाइम की जो मार्केट होगी और उस टाइम की जो बिजनेस नीड्स होंगी वो बड़ी डिफरेंट होंगी। लेकिन जब एक क्लाइंट आता है, एक डिजाइनर जो लेट्स से जिसको 6 महीने 8 महीने साल हुए हैं इंडस्ट्री में आए हुए, वो जब ड्रिबल ओपन करता है या वो जब एक्स ओपन करता है तो वो देखता है कि यार डिजाइन है बड़े प्यारे प्यारे। ठीक है। तो वो अगली बार जब क्लाइंट उसके पास आता है और वो कहता है कि यार मुझे मेरे हॉस्पिटल के लिए एक वेबसाइट चाहिए, तो उसके जहन में कुछ भी नहीं होता कि एक पेशेंट को क्या देखना है वेबसाइट पे। उसके नज़दीक बिजनेस वाली साइड होती ही नहीं है। वो बस ये चाह रहा होता है कि मैं एक फ्रेम लगाऊं, उसमें मैं कुछ हेडिंग्स डालूं, राइट साइड पे कुछ तस्वीरें डालूं, अच्छी अच्छी एक खूबसूरत सी वेबसाइट बन जाए। तो ऐसी ऐसी कौन सी चीज़ें जो आप चाहते हैं कि हर डिज़ाइनर जो है वो फिग्मा ओपन करने से पहले अंडरस्टैंड करे, बिजनेस के बारे में या डिज़ाइन के बारे में या क्लाइंट के बारे में, इस तरह की क्या चीज़ें हैं? राइट राइट। देखो, हमारे जब हम जैसे लोग आज से 10 साल पहले 15 साल पहले जो करियर शुरू कर रहे थे और आज जो करियर शुरू कर रहे हैं उसमें बहुत डिफरेंस है। पहले इतना एक्सपेक्टेशंस नहीं था, रीजन भी था कि लिमिटेशन, टेक्नोलॉजी की लिमिटेशंस थी। पहले हर चीजें नहीं पॉसिबल थी कि कुछ भी बन जाए, लेकिन टुडे वर्ल्ड हम कुछ भी बना सकते हैं। मतलब ऐसे एक्सपेक्टेशन हो चुका है, टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से लास्ट 10 सालों में बहुत इन्वॉल्व हुआ है टेक्नोलॉजी। सो नाउ कस्टमर भी समझ कि इनको भाई देखो, मैं उनको सीधा है कि मुझे वेबसाइट वो सब नहीं चाहिए। उनको कि भाई मेरी एक रिक्वायरमेंट है, हम चाहते हैं कि ये चीजें, उनकी एक ऑब्जेक्टिव होती है कि अगर मैं वेबसाइट बनाना चाहता हूँ तो कम से कम लोग हमें जाने। उनका पर्पस क्या होता है, हमारे हॉस्पिटल के बारे में जाने कि हॉस्पिटल कहाँ पे है, हम किस कौन कौन से बीमारियां दूर करते हैं, क्या सर्विसेज है हमारे हॉस्पिटल के अंदर, क्या है ये सारी चीजें वो चाहते हैं कि कम समय में वो प्रोवाइड करनी है। और आज कस्टमर आज का बहुत मतलब वो भी जानकार हो गए, वो भी बहुत अवेयर हो गए डिजिटल के बारे में। तो वो वेबसाइट से पहले वो अपना सोशल मीडिया अकाउंट वगैरह जैसे यूट्यूब पे चैनल वगैरह बना के अपना प्रचार वगैरह करते रहते हैं, मार्केटिंग करते रहते हैं। बिल्कुल ऐसे। मोस्टली आई थिंक छोटा छोटा या बड़ा हॉस्पिटल सभी के पास अपना एक इंटरनल सोशल मीडिया हैंडल होता है। वो टीम होती है छोटी मोटी, एक दो कम लोगों का होता है, या नहीं होता तो किसी को आउटसोर्स कर देते हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं ना कि अब ऑफलाइन मार्केटिंग कास्ट बहुत कॉस्टली है कंपेयर टू ऑनलाइन। तो अ, तो अगर कोई नया है जो मतलब अभी एंट्री किया डिजाइनिंग फील्ड में और उनको किसी तरह से मिल गया है प्रोजेक्ट, तो सर सबसे पहले ना उनको क्लाइंट के को पूछना चाहिए मतलब उनकी ऑब्जेक्टिव क्या है, वो क्या चाहते हैं, अल्टीमेट उनका की रिजल्ट, अल्टीमेट आउटकम क्या चाहिए। तो है कि हाँ, उनके हॉस्पिटल के बारे में पहले तो ये पूछे कि बनवाना, ऐसे तो नहीं पूछ सकते हैं कि बनवाना क्यों चाहते हैं, क्योंकि ये बड़ा वो थोड़ा हर्ट करने वाली बातें आ जाती है। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। जब बड़े प्रोजेक्ट होते हैं वहां पे ये सब डिस्कशंस कर सकते हैं बिहाइंड द विजन्स, लेकिन शुरुआती इस तरह छोटे प्रोजेक्ट में हम उनकी फैसिलिटी, उनके फीचर्स, मतलब उनके फैसिलिटी क्या है, क्या हॉस्पिटल में क्या करते हैं, क्या क्या किस तरह के डॉक्टर हैं, डॉक्टर की प्रोफाइल्स क्या है, इस तरह की इंफॉर्मेशन लिटिल ले सकते हैं। सेकेंड, हम जो कंपिटिटर है, मतलब ऑलरेडी जो हॉस्पिटल के साइट बने हुए हैं, आज तो मुझे लग रहा है पूछने की जरूरत नहीं होगी कि कौन आपके हॉस्पिटल है, आपको ऑनलाइन आराम से मिल जाएगा ये सारी इंफॉर्मेशन। तो कम इंफॉर्मेशन उससे ले, ज्यादा इंफॉर्मेशन लेंगे तो वो कहेंगे यार इतना छोटा काम के लिए इतना पूछ पाछ कर रहा है, भाग जाएगा क्लाइंट। तो जरूरी है कि लिटिल एक छोटा इंफॉर्मेशन ले लें, आप उससे कंटेक्ट साइन कर लें। अगर फ्रीलांसर काम करते हैं एटलीस्ट मैं तो कहूँगा 50% उठा ले पहले अगर आपको बहुत ट्रस्ट है तो अलग बात है, लेकिन मैं तो सजेस्ट करूंगा आप प्रिपरेशन ले लें। इसके बाद उनको शुरुआत में ही मार्केट को समझ लें, मतलब उनकी कंप्यूटर साइट कैसे बनती है, स्ट्रक्चर क्या है, ये सब जान लें, और एक रफ बना के उनको पहले दिखा दें कि मैंने आपके फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग ही बनाया है।
इससे क्या होगा, आपका बहुत ज्यादा डीप रिसर्च करेंगे, ये सब करेंगे ना, तो उसका उतना टाइम आपके पास भी नहीं है ना उनके पास है। तो जल्दी से 2-3 दिन के अंदर ये सारे डिसीजंस ले लें और दिखा दे कि भाई कि ये मैंने बनाया है, फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग क्या आप क्या कहते हैं। अगर उनको समझ में आता, होम पेज एटलीस्ट होम पेज तो बना ही लीजिए, ठीक है। उनकी जो विजुअल स्टाइल्स होती है वो डिफाइन कर लीजिए। आज के टाइम में आप जानते हैं कैसे विजुअल स्टाइल, उनके कलर में कोडेड क्या होते हैं, टाइपोग्राफी कैसा होनी चाहिए। तो उसे डिजाइनर अगर इंटरव्यू लेते हैं तो बेसिक जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं डिजाइन के, चाहे गेस्टाल्ट प्रिंसिपल हो या कलर थ्योरी हो, टाइपोग्राफी के बारे में, वो प्लीज जानकारी उनको होनी चाहिए। मतलब फिर वो आजकल यूट्यूब पे बहुत फ्री अवेलेबल है, इतने कोर्सेज। हमारे टाइम तो ये बिल्कुल नहीं था, बड़ा मुश्किल से होता था इनको जानकारी इकट्ठा करना। अब तो हर जगह है, राइट। तो ये बेसिक जानकारी से लोग तो उसका डिजाइन करके दिखा दे, और उसके फीडबैक के बेस पर आप फटाफट बनाए। फीडबैक जरूरी है यहाँ पे, अगर फीडबैक लेंगे तो उससे क्लाइंट के बीच में आपका ट्रस्ट बनेगा। और कोशिश करिए कि 1-2 आइटरेशन, मैक्सिमम 3 आइटरेशन में कंप्लीट हो जाए। ज्यादा आइटरेशन करेंगे तो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। कम से कम आइटरेशन में आप उसको कंप्लीट कर दें। शुरुआत में बहुत एक्सपेक्टेशन आप ना करें, क्योंकि आपको क्लाइंट की नीड है, आप मार्केट में आप पकड़ बनाने चाहते हैं, तो बहुत ज्यादा बाउंडेशन टर्म कंडीशंस ना करें। अल्टीमेट कोशिश करिए क्लाइंट सेटिस्फाई हो जाए अपने काम से, राइट। सो ओवरऑल बेसिक बेसिक थिंग्स को ध्यान में रख के बनाना चाहिए, राइट। ठीक है। तो यानी अगर मैं बात को इन शॉर्ट बताऊं तो वो ये है कि सबसे पहले उससे पूछ लें कि उसकी वेबसाइट का पर्पस क्या होगा। इस तरह 2-3 चीजें खुद पूछ लें, बाकी सारी खुद फिगर आउट कर लें, और उसके बाद एज सुन एज पॉसिबल उसको फर्स्ट ड्राफ्ट दे दें। उस पर फीडबैक लेके उसको आइटरेट करते रहें, बजाय ये कि 2 हफ्ते लगाऊं और एक परफेक्ट चीज निकालूं और उसके बाद क्लाइंट ये कहे यार ये तो मुझे चाहिए नहीं था, मुझे तो वो फला चीज चाहिए थी और वो आपने शायद एक दिन में अचीव कर ली थी। राइट, ठीक है। एग्जैक्टली। ठीक है ना आकाश। भी जब मैं पर्सनली तौर पर डिज़ाइन सीख रहा था तो मुझे स्टार्टिंग के कैरियर में ये लगता था कि एक अच्छी वेबसाइट जो है ना, वो ये है कि मैंने 4 डिज़ाइन देखे हैं ड्रिबल पे, उन चारों को मिक्स किया, एक नई वेबसाइट बन गई है, दिस इज़ अ गुड डिज़ाइन। लेकिन जैसे जैसे मैं एक्सप्लोर करता रहा डिज़ाइन को, मैंने कुछ कोर्सेज भी परचेज किए, तो हमारे एक मेंटोर थे, वो कहते थे कि कलर्स और टाइपोग्राफी जो है ना, और वेबसाइट दिख कैसे रही है, ये शायद 5-10% होता है वेबसाइट, बाकी होता है बिजनेस वेबसाइट का। तो ये बात मुझे उस टाइम समझ ही नहीं आई थी, मेरे ऊपर से गुजरी थी। तो लेकिन जैसे जैसे मैं कैरियर में आगे बढ़ता गया, बड़ी बड़ी प्रोडक्ट्स पे काम किया मैंने, तो उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि अ गुड डिज़ाइन इज एक्चुअली अ गुड बिजनेस। अगर एक आपका डिज़ाइन जो है वो बिजनेस क्रिएट कर रहा है, वो एक्चुअली एक अच्छा डिज़ाइन है। दिख कैसा रहा है वो मैटर करता है, कि जो दिखता है वो बिकता है, लेकिन अगर वो यूजफुल ही नहीं है तो वो सही नहीं लगेगा। तो आपके कैरियर में किस पॉइंट पे आपको ये बात समझ आई कि यार चीज ठीक है, अब मैं देखने में तो अच्छी चीजें बना लेता हूँ, लेकिन अब मुझे ज्यादा फोकस करना है उसकी बिजनेस साइड पे। ये वाली चीज आपके कैरियर में कब आई थी? राइट, राइट। देखो ऐसा है ना कि मार्केट आपसे ये होता है, जब हम मैंने करियर शुरुआत किया था यहाँ, उस समय क्रिएटिविटी पे ज्यादा फोकस करता किया। वहां पे ये लोगों, उसमें बिजनेस का भी जो पर्पस था, ये नहीं था कि हमें पर्पसफुल चीजें काम करनी है। उसमें लोगों को था चीजें डिफरेंट होना चाहिए। जो बिजनेस की रिक्वायरमेंट थी, एस्थेटिक हो, डिफरेंट हो, थोड़ा सा अलग हो लोगों से, तो उसमें मेंटालिटी पूरी तरह अलग था। पर टुडे अलग है, आज की जो डिमांड पूरी तरह अलग है। वो बहुत क्रिएटिविटी या इस तरह की चीजें नहीं ध्यान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे पर्पजफुल होना चाहिए, हमारे काम करना चाहिए। अगर ये काम वेबसाइट या सॉफ्टवेयर कुछ भी बना रहे हैं, ये काम होना चाहिए। अगर काम नहीं कर रहा है तो यानी बेकार है। तो पहले नहीं था, अगर 10 साल पहले की बात करें तो इस तरह के मार्केट नहीं थी। वहां पर तो यही कोशिश होता कि हम डिफरेंट कैसे बनाए। तो मेरी भी माइंडसेट ऐसा नहीं था कि मैं यार काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। मैं भी कोशिश करता था बेहतर एक अलग चीजें प्रेजेंट करें। तो बस धीरे पर 2014 जब गूगल ये अपना वो लॉन्च किया, एंड्रॉइड वो मटेरियल डिजाइन वगैरह, तो 2014 के बाद मार्केट शिफ्ट होने लगा। इंडिया में भी बहुत शिफ्ट हुआ ये। उसमें हाउसिंग.com था जो इंडिया में, आई थिंक मेरी जानकारी में उन्होंने पहली बार, या से इससे पहले शायद क्लियर एक और वेबसाइट थी, लेकिन हाँ उन्होंने काफी रिसर्च किया, डीप रिसर्च, डिजाइन में बहुत रिसर्च किया उन्होंने। एक नया पैटर्न ऐड करने की कोशिश की, इसलिए और पूरे इंडस्ट्री में एक तरह से नया, एक नई वो क्या बोलते हैं पैरामीटर डिफाइन हुआ, एक बेंचमार्क डिफाइन हुआ कि डिजाइन शुड बी, मतलब जो बिजनेस ला सके, रेवेन्यू ला सके, ऐसा होनी चाहिए। तो नाउ तो पूरी तरह मार्केट कोई भी बन रहा है तो उनका फोकस एक है, पैसे बननी चाहिए। अगर पैसे नहीं बन रहा है तो बेकार है डिजाइन, राइट। हम्म। तो यही है। ठीक है।
अच्छा, यहाँ पे आपने एक चीज़ को काफ़ी मेंशन किया है कि क्लाइंट्स ना आजकल के जो हैं या बिजनेस ओनर जो हैं वो खुद भी काफ़ी सियाने हो गए हैं। पहले ये था कि हम लोगो डिज़ाइनिंग का टास्क अगर हमारे पास आया तो हम किसी लोगो मेकर डॉट कॉम पे जाते थे और उसको बताते थे कि ये बिजनेस है, इस लोगो चाहिए, वो हमें लोगो बना के देता था और हम आगे क्लाइंट को दे देते थे और उसको भी लगता था यार बहुत अच्छा लोगो बनाया। लेकिन जैसे जैसे क्लाइंट एजुकेट हो रहा है ना, अब उसको उन वेबसाइट्स का भी पता है, उसको उन सारी चीज़ों का भी पता है कि यार अब एक अच्छा डिज़ाइन जो है वो मैं किसी नूब से डिज़ाइनर से भी बनवा सकता हूँ। उसको मैं यूआई किट दे दूँ, उसको मैं कहूँगा यार तस्वीर यहाँ से उठा लेना, ये वाला फ़ॉन्ट यहाँ से उठा लेना और ये बन जाएगी। ठीक है, लेकिन जहाँ पे क्लाइंट अब स्ट्रगल करेगा ना वो है कन्वर्जन। ठीक है, वो है बिजनेस साइड, इसलिए अब वो डिज़ाइनर को हायर करेगा। यही वजह है कि एआई की वजह से, हम एआई वाले पार्ट पे भी आते हैं, यही वजह है कि एआई जैसे जैसे या क्लाइंट्स जैसे जैसे एजुकेट हो रहे हैं तो हायरिंग का जो बेंचमार्क है वो भी ऊपर जाता जा रहा है। अब वो डिज़ाइनर सिर्फ हायर नहीं होगा जो एक अच्छी वेबसाइट बनाता है, अब वो डिज़ाइनर हायर होगा जो एक अच्छी वेबसाइट भी बनाता है और उसको बिजनेस एस्पेक्ट से भी अच्छा करता है। तो अगर हम इस सारी चीज़ को एज अ कॉन्टेक्स्ट लें तो आपने देखा होगा कि एक मिनट, तो आपने देखा होगा कि जब जब हायरिंग हो रही होती है उसमें जब पोर्टफोलियोज आते हैं तो कुछ लोगों के पोर्टफोलियो सिर्फ विजुअल्स दिखा रहे होते हैं। तो आपके नज़दीक एक अच्छा पोर्टफोलियो क्या होता है, या जब आप आपकी एक वेबसाइट भी मैंने देखी थी, तो जब आप अपना पोर्टफोलियो रेडी कर रहे थे तो उसमें आपने किन चीज़ों का ख्याल रखा था? देखिए, पोर्टफोलियो जब बनाया जाता है तो उसमें एक अपना ऑब्जेक्टिव होती है कि मतलब हर व्यक्ति का होता है कि हम बना के, वो माइंड में पहले से सेट होता है भाई हम जो है, या तो हमें जॉब पाने के लिए बना रहे हैं, किसी कंपनी में काम करने के लिए। दूसरा ये है कि भाई मुझे क्लाइंट चाहिए, एज ए फ्रीलांसर मुझे क्लाइंट चाहिए। तो देखो, कंपनी की एक्सपेक्टेशंस बहुत होती है, मतलब उनको चूज उनको उनको वो हर कंपनी इसमें स्ट्रगल कर रही राइट कैंडिडेट फाइंड करने के लिए। वो खुद फिल्टर आउट नहीं कर पा रहे हैं। एक ओपनिंग होता है, 1000 आप लोग अप्लाई करते हैं, वो फिल्टर आउट करना उनके लिए मुश्किल होता बिल्कुल ऐसे है। ही। तो उनके लिए वो भी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं कि सही डिजाइनर्स कैसे होते हैं। तो मेरा मत देखिए, मेरा मानना है कि पहले आप क्लियर, मतलब अगर पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो क्लियर हो। जैसे मैंने बनाया था, मैं मेरा जो पोर्टफोलियो 2 पॉइंट पे था कि मेरे पास केस स्टडी नहीं थी, राइट। मतलब मैंने प्रोजेक्ट तो बनाया फास्ट वे में, लेकिन केस स्टडी कभी बना के रखा नहीं प्रोसेस नहीं था मेरा। हाँ, तो उस देखिए देखो, होता क्या है ना, प्रोसेस तो कहीं नहीं होता है। मैं काम किया हूँ, रिवर्स इंजीनियरिंग होती है कि मैंने पहले प्रोजेक्ट लॉन्च हो गया, इसके बाद हम उसमें अपना रिसर्च कर रहे हैं, पर्सना बना रहे हैं, वायर फ्रेम बना रहे हैं, फिर तो रिवर्स इंजीनियरिंग करती हैं। तो ये मतलब सभी करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। बस वो कि जो नहीं जानते उनकी बात अलग है, लेकिन सभी करते हैं क्योंकि किसी के पास हाँ, बड़ा मेसी जो प्रोसेस तो बहुत मेसी होता है, वो क्लियर कुछ नहीं होता। जैसे अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ अभी। वो कॉइल्स प्रोसेसिंग प्लांट जो होते हैं ना, बड़े बड़े कॉइल जो स्टील के कॉइल होते हैं, इनकी प्रोसेसिंग प्लांट, राइट। ठीक है। शुरुआत में मैं बिजनेस को समझा, 2 दिन लग गए अलग अलग फाउंडर से, उनके जो अलग अलग सप्लायर्स से बात करना। और मैं पेपर पे ड्रा करने लगा, जैसे वाईफ्रेम वगैरह बना लिया, उनको दिखा दिया। तो ऐसे 2 दिन चल, नहीं यार ये नहीं, कुछ और चाहिए। वो क्लैरिटी कहीं नहीं है क्योंकि वो भी ने पहली बार बनवा रहे हैं, कोई क्लैरिटी नहीं है। तो पहले वो कह रहा नहीं, एक काम करो डॉक्यूमेंट पहले बनाओ। तो मैंने डॉक्यूमेंट शुरू किया, जबकि ये होना चाहिए पहले मुझे डॉक्यूमेंट बनाना चाहिए। लेकिन मेरे अंदर ये डर था कि डॉक्यूमेंट बनाएंगे, पता चलो भाग गए, तब कहे यार तो बहुत टाइम लगाते, कुछ खाली 1 हफ्ते बता दे, खाली डॉक्यूमेंट बना, कुछ दिखा नहीं रहे हो। तो प्रॉब्लम इस है, कभी क्या बड़ा सिचुएशनल होता है। हमें पता होता है प्रोसेस कि ये चीज कैसे फॉलो करना चाहिए, लेकिन हमें अल्टीमेटली हम बना क्यों रहे हैं? पैसे के लिए बना रहे हैं भाई। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर वो बंदा सेटिस्फाई नहीं हुआ, कहेगा 1 हफ्ते से तुम पता नहीं क्या कर रहे हो, या पैसा ले लिया खाली तो इसलिए कभी कभी क्या उल्टा काम करना पड़ता है। हम पहले वाई फ्रेम बना दिए, फिर बाद में जब वो कहा कि ना डॉक्यूमेंट करो, तो मैं डॉक्यूमेंट किया। फिर डॉक्यूमेंट में वो जब करेक्ट हो गया, फिर हम वाई फ्रेम बनाना 5 आइटरेशंस हुए उसमें, क्योंकि उसमें मल्टीपल स्टॉक होल्डर्स थे। आर्टिस्ट तब जाके क्लियरिटी आई, फिर हम उसको विजुलाइज करके उसका अलग से डिजाइन सिस्टम बनाया, इसी बिट्स वाई को यूज करके ही बनाया हूँ। तो उसी को मतलब बिट्स वाई का बड़ा फ्रेमवर्क है, उसको सॉर्टअप करके उसके लिए बनाया हूँ। तो मैं कहने का यह मतलब है ना कि अ, हमें एग्जैक्ट प्रोसेस हमें पता नहीं होता, हम बड़ा सिचुएशनल होते हैं। हमें क्लाइंट के हिसाब से भी चलना होता, अपना भी थोप नहीं सकते। जब तक आप एक अच्छे मार्केट में एक अच्छा पोजीशंस नहीं है, तब तक आप क्लाइंट को आप फोर्स भी नहीं कर सकते, नहीं दिस इज माय प्रोसेस, आई
नहीं कर सकते भाई। तो ठीक है, ठीक अब कुछ लोग होते हैं, उनके पास अच्छा मार्केट पकड़ बन जाती है, तो वो पहले से बता देंगे कि ये मेरा प्रोसेस है, आपको ऐसे ही काम करना पड़े, क्लाइंट भी अंडरस्टैंड हो जाता है। तो है। या थोड़ा सा वो कंप्रोमाइज करना पड़ता है, राइट। ठीक है। कोर क्वेश्चंस भटक गया। नहीं नहीं, क्वेश्चन ये था कि पोर्टफोलियो में जब अपना डिजाइन प्रोसेस दिखा रहे होते हैं, हाँ हाँ, तो जब आप राइट। पोर्टफोलियो बना रहे होते हैं तो उसमें क्या वो होता है, आपका हाँ, ये process? कोर क्वेश्चंस का मतलब था उसी हम्म, टॉपिक्स में। लेकिन तो ये आपके पास एक परफेक्ट पोर्टफोलियो तो नहीं होता, मैं एक बेहतर हम्म, पोर्टफोलियो बताता हूँ। ये 4 प्रोडक्ट होने चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप प्रोसेस आपके रियल प्रोडक्ट में क्या फॉलो किए, कम से कम आप अपने प्रोसेस में क्लियर रहें, ताकि कोई पूछे तो आप बता सके कि ठीक है। जैसे मैं कुछ पॉइंट पे क्लियर रहता हूँ कि हम्म, पहले मेरा बिजनेस अंडरस्टैंडिंग होती है, हम्म, फिर मैं पर्सना में ये जानने की कोशिश करता हूँ कि उनकी पेन पॉइंट, गेन पॉइंट और उनकी डिजायरेबिलिटी क्या है कस्टमर की, इसको डिफाइन करने मतलब सेगमेंटेशन करने से थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाती है। इससे जॉब टू डन जो होता है ना, क्या क्या लोगों को अलग अलग जो यूजर एक्सेस होते हैं उनकी जॉब डिफाइन हो जाती है। अच्छा, ये इसमें ये करेगा, इसमें ये करेंगे, तो ये इंडस्ट्री क्लियर होनी चाहिए। देन ठीक है। तुम वायर फ्रेम बना के और फिर विजुअल लैंग्वेज डिफाइन कर दो। वहाँ पे इसके लिए आप ठीक। डिफरेंट डिफरेंट ड्रिबल वगैरह से सोर्स करके विजुअल लैंग्वेज डिफाइन करके देन कन्वर्ट करते सकते हैं। तो एक एक प्रोसेस आप अपने मन में मतलब डिसाइड हो जाए, ताकि पूछने पर आप क्लियर हो जाए। मैं ये नहीं ठीक कहता है। हूँ ये प्रोसेस लोग फॉलो करते नहीं करते, लेकिन हम्म, देखें, लोग देखना चाहते हैं। और कंपनी उस जिस कंपनी में आ जाए वो कंपनी भी फॉलो नहीं करेगी, लेकिन आप ठीक है। ठीक लोगों को देखना चाहिए। तो ये जरूरी है, 3 से 4 प्रोजेक्ट को चुने, उनको बेहतर से आप प्रेजेंट करें, अच्छे से लिख के उसमें महीने 2 महीने जो लिख लगे लगाएं, उसको प्रेजेंट करें। अपने बारे में आप वही लिखें जो आप जानते हैं, और ठीक है। जो किस किस हो रहा था, मतलब इट्स नॉट ए की मच, कोई मच की जरूरत नहीं है। ठीक है, बेसिक ठीक। बेसिक थिंग करके आप प्रोजेक्ट बना लेंगे, तो उससे आपका काम हो जाएगा। हाँ, ठीक है। अल्टीमेटली टुडे जो मैं एक चीज और सजेस्ट करूंगा, वो कम्युनिकेशन का जो पार्ट है। आपको स्किल जानने से ज्यादा जरूरी स्किल को बेचना। बेचा जाना बेचना, चाहिए। सेलिंग स्किल आपको अगर किसी के पास नहीं है, डिजाइन एज ए डिजाइनर स्किल, सेलिंग स्किल नहीं, तो आप मार्केट में आप जिंदा नहीं रह सकते, सर्वाइव हम्म, मुश्किल है आप सर्वाइव करना। बिल्कुल तो बिल्कुल ऐसे ही बहुत है। बहुत बहुत जरूरी है लैंग्वेज पे। अगर इंग्लिश, जैसे इंग्लिश इंग्लिश मतलब जाना माना लैंग्वेज हो, तो इस पे एक अच्छी पकड़ होनी चाहिए। दूसरा, हम्म, आपको बेचना आना चाहिए, कि अपनी बातों को हम्म, बढ़ा चढ़ा के बोलना, प्रेजेंट करना, ये होनी चाहिए। कम ठीक आपके है। पास कम स्किल है, कम नॉलेज है, चल जाएगा, लेकिन सेलिंग स्किल है तो आप जल्दी से ग्रोथ करेंगे, किसी भी काम में बहुत ठीक है। तेजी से growth होगा, राइट। ठीक है। ठीक है, तो यानी कि जो बिगिनर है जो अपना पोर्टफोलियो बना रहा है इस टाइम पे, उसको हम यही कहेंगे कि बेशक प्रोडक्ट जैसी मर्जी बनाइए, आपने जैसे मर्जी डिजाइन प्रोसेस फॉलो किया, लेकिन जब आपने उसको डॉक्यूमेंट करना है ना पोर्टफोलियो के लिए, तब आपने अच्छी अच्छी टर्म्स यूज करनी है। सारा प्रोसेस जो आपके जेहन में है वो आपने एक्सप्लेन करना है, बेशक आपने फॉलो ना किया हो। ठीक है। और उस पोर्टफोलियो से ज्यादा आपकी सेलिंग स्किल जो है वो मैटर करेंगे। ठीक है, कि हाँ आपको किसी ने देख लिया है और उसको पता चल गया कि यार इसको वायर फ्रेम्स का भी पता है, इसको यूजर स्टोरीज का भी पता है, इसको यूजर जर्नी का भी पता है। अब जब मैं इसको इंटरव्यू के लिए बुलाऊंगा और मैं उससे पूछूं और उसको बताना ही ना है, तो मुझे ये लगेगा कि यार ये जो उसने पोर्टफोलियो बनाया है, ये इसका अपना था ही नहीं। ठीक है। तो हाँ। काश भी जो बताएं बताएं। जो जो मेंशन करे तो उसके बारे में उसको पता चाहिए। ठीक है। मतलब ये नहीं कहता पूरा हिस्ट्री जाने, लेकिन बेसिक थिंग्स जाने, हम्म, ताकि वो उसको वो ना लगे कि ये फेक है। जबकि देखो, अगर मेरे जैसा एक्सपीरियंस बंदा है तो हम तो जानते हैं कि कितना कौन पानी है। बिल्कुल पर ऐसे ही क्या होता है, एक्सपीरियंस अगर हायर करता है ना कोई एक्सपीरियंस है। बंदा, तो वो अपनी रिक्वायरमेंट जानता है कि मुझे किस तरह के बंदे चाहिए। मैं जब हायरिंग करता हूँ, तो हम्म, कंपनी की जो रिक्वायरमेंट क्या है, तो उसकी सैलरी क्या है, हम्म, कौन कौन से स्किल्स होनी चाहिए, हम पूछते तो बहुत कुछ पूछते हैं, ताकि हम वो देखते हैं कितना बंदा एक्सपेंड कितना जानता है हम्म, अलग अलग। लेकिन हमें तो उतना ही चाहिए जितना हमारा नीड है। तो अल्टीमेटली यही होता है गोल किसी कंपनी का, वो जानते हैं ठीक उनको है। क्या चाहिए, ठीक है। राइट। ठीक है। ओके। काश भाई, हर हर इंसान के कैरियर में ना एक ऐसा प्रोजेक्ट आता है जो उसका एक टर्निंग पॉइंट होता है। जब मैं डिजाइन कर रहा था तो मैंने बड़ी प्रोडक्ट्स पे काम किया, लेकिन एक प्रोडक्ट आई वाज लकी इनफ टू वर्क ऑन दैट प्रोडक्ट। वो एक इंटरप्राइज लेवल प्रोडक्ट थी, और उसमें अच्छी और बुरी बात ये थी कि लेट से एक बंदा है, उसका 5 साल का एक्सपीरियंस है, उसने आपकी जगह पे काम करना है। यानी आपने उसको हायर किया है, और आपने उसको कहा यार मेरा नाम आकाश है और मैं फला जगह पे हायर हूँ, लेकिन काम मैं नहीं करूंगा, काम तुम करोगे। आप समझ रहे हैं ना बात? तो आप क्लाइंट को जो क्वालिटी चाहिए ना, वो चाहिए आकाश वाली, जिसका 15 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन उसकी हम्म, जगह जो बंदा काम कर रहा है ना, उसका 5 साल का एक्सपीरियंस है। आप वो अपने 5 साल के एक्सपीरियंस को इतना पॉलिश करेगा कि जब वो क्लाइंट के सामने काम प्रेजेंट करे तो वो 15 साल के एक्सपीरियंस वाले पे बिकना चाहिए।
तो इस तरह मैंने काम किया था और वो मेरे करियर का एक टर्निंग पॉइंट था। तो आपके करियर में ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट जो आपको लगता है कि अगर वो प्रोजेक्ट ना आता तो आप आज यहाँ पे ना होते, या उस वजह से आपके करियर में बहुत बड़ा टर्न आया एक? यार देखो, हर पर्सन की अलग करियर वो स्टोरी होती है। बिल्कुल ऐसे तो मैं आ, मुझे ऐसा कोई प्रोजेक्ट, मैंने प्रोजेक्ट पे बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्टों पे काम किया, अकेले किया हूँ। जैसे एक मैं जब 2014, हाँ नहीं 15 से लेकर 17 के बीच में मैंने एक प्रोजेक्ट पे काम किया है। मैट्रिमोनियल टेक, मैट्रिमोनियल टेक थी वो। जैसे शादी इंडिया में शादी.com जानते होगे। तो शादी.com जाते। हाँ हाँ, इसी का कंपटीटर वो। तो वहां पे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिजाइनर था, मैं फ्रंट एंड था, और ये चीजें ड्रूपल फ्रेमवर्क में बनी थी। तो ड्रूपल डिजाइनिंग, फ्रंट एंड और वो यूक्स वाइज सब मैं सब करता था, ब्रांडिंग ही करता था। हाँ, टीम लीड था वो, अकेले ही करते थे सारा। क्योंकि शुरुआत में देखा ना, मैं सब कुछ एक साथ सब करता था, फ्रंट एंड, ब्रांडिंग, कोड, डिजाइन, कोडिंग सब। तो मेरे को सब आता है। हाँ, उस समय क्या था कि मैं लर्निंग तो बहुत हुआ, मतलब मैंने बहुत कुछ, बहुत काम किया पागलों की तरह, रात रात तो बनाया बहुत कुछ। लेकिन अल्टीमेटली देखो होता क्या है ना, कि आप क्या करते हैं, इनफैक्ट मत मैटर नहीं कि आप किस लेवल का काम किए। मैटर रहता है कि वो काम कितना इम्पैक्ट किया आपके लाइफ में, आपके करियर में कितना इम्पैक्ट किया था। मेरे करियर में तो इम्पैक्ट तो नहीं किया। इसके पीछे का रीजन था कि मेरी जो सॉफ्ट स्किल पॉइंट थी, अभी तो मैं ठीक है, तो इंग्लिश भी समझ लेता हूँ, बात भी हो जाती, समझा भी देता हूँ। उस समय आज से 10 साल पहले ये स्थिति नहीं थी, तो प्रेजेंट नहीं कर पा रहा था। तो कम्युनिकेशन वीक होने से रीजन था कि मैं मार्केट में अपनी जगह नहीं बना पाता। दिल्ली जगह बनाना सबसे कठिन काम था, यहाँ पे स्पेस प्लीज डिफाइन करना इज वेरी टफ टास्क। तो तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि यहाँ पे मैं ऐसा कोई प्रोजेक्ट आया ना। हाँ, मैंने प्रोजेक्ट तो ढांसू ढांसू किया, नो डाउट। मेरे कॉलेज दुनिया में था एक ऐप बेस्ड, मतलब ये था, ई कॉमर्स बेस्ड कंपनी थी, पर वो मल्टीपल ऐप बनाते थे। एक ऐप है जो मल्टीपल सर्विसेज प्रोवाइड करे, माइल 91 करके थे, अभी वो बंद हो गई, स्टार्टअप ही पे। तो वहां पे वो भी वहां पे लीड ही था, लीड डिजाइनर था। वहां पे मोर देन 30 एप्स क्रिएट किए। वो भी बहुत फास्ट वे था, एक ही दिन में दो दो ऐप बनते थे, दो दो टेक टीम के साथ काम करता था। तो यार काम तो बहुत हुए, लेकिन वो है ना कि अब मैं अपॉर्चुनिटी को गेन नहीं कहता, क्योंकि ये डिफरेंट स्किल्स है। मैं इसीलिए शुरू भी किया ना, आपके पास सेलिंग स्किल होनी चाहिए। डिजाइन आपके पास क्या है क्या नहीं मैटर बिल्कुल नहीं करता, मैटर है आपका पास अगर अपॉर्चुनिटी को गेन करना आता है, यानी सेलिंग स्किल्स आती है, तो आप सरवाइव करेंगे लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म तक आप चलते जाएंगे, सैलरी आपकी ग्रोथ हो रहेगी। तो बहुत मैटर कर रहा है इस समय, तो और मैटर कर रहा है कि आपके पास ये स्किल होनी चाहिए, ये स्किल मस्ट होनी चाहिए कि आप बेच पा रहे हैं। तो ऐसा तो टर्निंग पाइप नहीं आया। हाँ, मैं कुछ कह ही नहीं पाऊंगा कि मेरे पास क्या ऐसी। हाँ, मैं कहूंगा शुरुआत में जो टर्निंग पॉइंट थे, जब ग्राफिक डिजाइनर से मैंने टेक में आया, ये टर्निंग पॉइंट थी मेरी लाइफ का। क्योंकि वो अगर वो जो ओनर था, मुझे ऑफर नहीं देता, वो सामने से ऑफर दिया। मैं नहीं जानता था टेक के बारे में। वो ऑफर सामने से दिया कि मेरा टेक कंपनी है, मैं तुम्हें एक ऑफर दे रहा हूँ कि तुम ये बनाओ, अगर तुम्हें अच्छा लगता है मैं तुम्हें हायर कर लूंगा। मैंने बनाया, उसको अच्छा लगा, वो हायर कर लिया। यानी ये टर्निंग पॉइंट थी मेरी। ठीक है, ठीक है। तो तो राइट, एज नॉट स्पेशल्स मैं कुछ कहा, मैंने अपॉर्चुनिटी को पकड़ना नहीं जो सीखा था कि कैसे इसको गेन करें। नाउ अब मुझे अपनी गलती भी समझ में आ रहा है, कहाँ कहाँ मैंने गलती किया है, लाइक। नहीं नहीं, मैं ऐसे समझता हूँ कि अगर थोड़ा देर से भी बेशक समझ आ जाए और बंदे को ये पता चलता है उसने गलती की है, तो उसके पास एक चांस होता है इम्प्रूव करने का। ज्यादा सैड बात और ज्यादा बुरी बात ये है कि उसको पता ही ना चले कि वो गलती कहाँ पे कर रहा है, और वो गलती रिपीट करता जाए, करता जाए, करता जाए। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है कि क्या आगे मेंटर भी मैटर करता है। अगर आपके पास ऐसे मेंटर है, मेंटर इनसाइडर है, तो वो आपको तो कहीं अगर कहीं फंसते हैं, तो मेंटर आगे से आके पूछेगा क्या प्रॉब्लम है, इसको कैसे निकलें। तो मेंटर अगर कोई करियर स्टार्ट कर रहा है, तो वो मेंटर पकड़ना शुरू करे, मल्टीपल मेंटर से पूछे कि जहां पर स्टक हो रहा है वो पूछे, वो बताएंगे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, उससे आप वो करें। तो कंटिन्यूअस इस पे खुद पे काम करना, नॉट जस्ट फोकस ऑन टूल या डिजाइन। वैसे इंडस्ट्री में सरवाइव करना एक बहुत अलग स्किल है। इंडस्ट्री में मतलब उसमें पॉलिटिक्स भी होती है, हर चीज होती है। उसमें खुद को अपनी स्पेस बनाना, पर्सनल ब्रांड क्रिएट करना, ये बहुत मैटर कर रहा है आज के समय। तो और मैटर कर रहा है, या बेसिक टास्क को एआई कर ही ले रहा है। तो या तो फिर आपके पास बहुत हाई लेवल की स्किल्स है,
या फिर यू आर ए गुड कम्युनिकेटर, मतलब ह्यूमन स्किल्स है, लोगों से साथ कनेक्ट करना, नेटवर्किंग करनी, क्लाइंट को लाना, लीड लाना, ये सब स्किल्स आज बहुत मैटर कर रहा है सभी के लिए। मैं इन्हें को केवल डिजाइनर के लिए, ये सभी के लिए अब है। ये टर्म एक तरह से कोई डिजाइनर हो, टेक में हो या बियॉन्ड टेक वालों के लिए भी ये मैटर कर रहा है कि आपके पास सेलिंग स्किल होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। आकाश भाई, अब जब आपने करियर स्टार्ट किया होगा, तो रिसर्च जो होती होगी किसी चीज़ के बारे में, वो बड़ी डिफरेंट होती होगी। तो और मैं अगर लेट्स से मैं किसी ऐसी प्रोडक्ट पे गया हूँ जिस इंडस्ट्री के बारे में मुझे नहीं पता, लेट्स से आप एक किसी हेल्थ केयर प्रोडक्ट पे पहली दफ़ा काम करते हैं, तो आपको नहीं पता कि एक पेशेंट जो है उसको क्या देखना पसंद है, या अगर डॉक्टर के लिए प्रोडक्ट बन रही है तो एज अ डॉक्टर उस प्रोडक्ट में आप क्या क्या चीज़ें देखना पसंद करेंगे। तो उसके लिए हम रिसर्च करते हैं, हम डिफरेंट लोगों से बात करते हैं, डिफरेंट डॉक्टर से बात करेंगे, या लेट्स से अगर कोई भी नहीं है तो अपने से जो रिसर्च करते हैं, मेरे जैसा बंदा सबसे पहले चैट जीपीटी के पास जाता है और उससे जाके सारा पूछता है कि यार इस इंडस्ट्री में मैं काम कर रहा हूँ। और चैट जीपीटी की सबसे अच्छी बात ये है कि अगर एक बंदा इंग्लिश में उतना अच्छा कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, तो वो बेशक उर्दू या हिंदी में लिख दे, तो चैट जीपीटी बहुत अच्छे से आंसर कर देते हैं। तो राइट। पहले 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 रिसर्च कैसे होती थी, अगर होती थी, और अब जब आप प्रोडक्ट्स पे काम करते हैं तो आप एआई से बात करके चीज़ें निकालना ज़्यादा पसंद करते हैं, या आप कहते हैं कि यार मैं तो रियल स्टेक होल्डर से बात करूंगा, मैं तो रियल इंटरव्यूज लूंगा, उसके बाद मैं प्रोडक्ट को समझ के फिर प्रोडक्ट पे आऊंगा। क्योंकि अगर एक बंदे को प्रोडक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छा पता है, इट्स अ बिग प्लस पॉइंट एज कम्पेयर टू वो बहुत अच्छा डिज़ाइनर है। तो आई थिंक प्रोडक्ट के बारे में पता होना ज़्यादा बेहतर है। तो आप इस चीज़ को कैसे लेके चलते हैं कि रिसर्च वाला पार्ट जो है वो आप किसी भी प्रोडक्ट में कैसे करते हैं? राइट। तो हाँ, आपने सही कहा कि अगर आप बेहतर प्रोडक्ट का नॉलेज रखते हैं तो आप बेहतर डिजाइन दे सकते हैं। ये 100% ट्रू है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो सब जैसे कि हम आज ये बहुत मैटर करता है कि किस तरह के प्रोजेक्ट पे करते हैं। हर समय हम चैट जीपीटी का यूज भी नहीं कर सकते। कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो इंटरनल टीम के लिए ही बनाए जाते हैं, जैसे ईआरपी सॉफ्टवेयर हो गए या फिर सीआरएम हो गए, इस तरह के सॉफ्टवेयर जो बनते हैं ना, तो ये इंटरनल टीम के लिए बनते हैं। ये किसी कंपनी, किसी फैक्ट्री के लिए बन रहे हैं, तो अब ये चैट जीपीटी से आप नहीं जान सकते हो। तो इनका बेहतर ऑप्शंस हैं कि आप जो लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो फाउंडर्स हैं या फिर इसमें जो एम्प्लॉय इनके जो कस्टमर हैं, उनसे ये जाने कि भाई आप करंट में अभी काम कैसे कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज, आप करंट में काम कैसे करें। क्योंकि होता क्या है ना, किसी भी सॉफ्टवेयर का जो वो पर्पस ये होता है कि हमारे जो टाइम, अगर एक घंटा लग रहा है, इसको 1 मिनट में कैसे ला। सॉफ्टवेयर का यही काम ना, पैसे बचाना, समय बचाना। मैं समय, उनको समय, जो काम 2 दिन में अगर वही एक सॉफ्टवेयर उसको 2 घंटे में कर दे रहा, तो यानी समय बचा रहा है। समय बच रहा है तो पैसे बच रहे हैं। तो वो यानी जो करना हम बनाना चाहते हैं वो ऑलरेडी कर रहे हैं, पर वो वे अलग है। इसका वे क्या है? लोकल वे है। पहले जैसे वो कैलकुलेटर नहीं था तो लोग कैलकुलेशन नहीं कर रहे थे, वो पेपर में कर रहे थे। लेकिन उस चीज को स्पीड करने के लिए, इसको और तेजी से लाने के लिए कैलकुलेशन आया, वो कैलकुलेटर आया। राइट। सेम थिंग, ह्यूमन की नीड ने, फंडामेंटल नीड नहीं बदलती, नीड तो वही रहती है, इसके डिलीवरी के तरीके बदल जाते हैं ताकि डिलीवरी के तरीके से बने, ताकि लोगों को जो पेशेंस, लोगों की जरूरतें जल्दी से पूरी हो जाए, जो कि नीड है जल्दी से पूरी हो जाए। तो प्रोडक्ट किस तरह का है, इस पर ज्यादा ध्यान दें कि प्रोडक्ट, इंटरनेट के प्रोडक्ट इस साथ वेब बन रहा है यानी लोगों के लिए बन रहा है, या वेबसाइट वगैरह है तो अलग है। अगर साथ इंटरनेट टीम के लिए बन रही है किसी कंपनी, तो आप उन लोगों से बात करें और कोशिश बात करके डेटा कलेक्ट करें, उनका करंट में प्रोसेस कैसे काम करते हैं, डेटा कलेक्ट करें, और फिर शुरुआत से एक फ्लो बनाना शुरू करें कि हाँ ये ऐसे ऐसे काम करेगा, डिस्टरी करें, और कन्वर्ट से लगातार आइटरेट फीडबैक चलता रहे। ठीक है। चैट जीपीटी का यूज कर सकते हैं, जायज बात है कि कोई भी नया जो प्रोडक्ट बनता है वो ऑलरेडी कहीं कोई नहीं कोई कंपनी वो बनाएगी, तो हमें मार्केट से भी हेल्प मिल जाती है। लेकिन एक सास प्रोडक्ट में ये होता है कि बड़ी टफ होता है कि इसका कंपटीटर हमें मिल जाए। अगर कंपटीटर कोई मिलता है, जैसे अभी करंट में मैं एक असेसमेंट टूल बना रहा हूँ इंटरनल टीम के लिए, एचआर टेक में असेसमेंट टूल पे काम कर रहा हूँ। तो अब इसका मुझे, अगर मैं कंपटीटर ढूंढने जाऊँ, कंपटीटर तो मिल जाए, पर हमें ये, अगर मुझे और इन्फॉर्मेशन जाना है कि इनसाइड सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन, तो मैं नहीं ले पाऊंगा। क्यों? क्योंकि उसका ऑनलाइन अवेलेबल नहीं होता। वो पहले डेमो वाला का कि आप बुक करेंगे, डेमो लेंगे तो डेमो में देंगे, तो इस तरह की चीजें होता है, तो हमें इजिली अवेलेबल नहीं होता।
लेकिन हम फिर भी एक अनुमान लगा लेते हैं, यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है उनके ब्लॉग्स वगैरह पढ़ने से, तो हमें लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अब और इसके बाद जब कस्टमर की जो इन्फॉर्मेशन उनको लेकर हम कुछ बेसिक चीज बनाना शुरू करते हैं, इससे हमारा माइंड पहले क्लियर हो जाए। यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्लैरिटी की होती है, हमें पता ही नहीं रहता हमें बनाना क्या है, ना क्लाइंट को पता रहता है, ना हमें पता रहता है, ना हमारा शेयर क्लियर नहीं होता। लेकिन मैं हमेशा एक उलझन बनी रहती है मस्तिष्क में। देन वी डिसाइड, धीरे धीरे 4-5 आइटरेशंस पे क्लियर होने लगता है। तो एक तरीका तो यह है। दूसरा है चैट जीपीटी, जैसे अगर हम पब्लिक के लिए कोई ऐप बना रहे हैं, जैसे स्विगी, जोमेटो, इस तरह का ऐप है, राइट, डिलीवरी ऐप है, फूड डिलीवरी ऐप है, यानी तो इनके लिए हमें चैट जीपीटी का यूज कर सकते हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करते हैं, हम ले सकते हैं, तो हमें यहाँ से बहुत इजी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, फ्लो समझ में आ जाता है, हर पर स्क्रीन में क्या क्या इंफॉर्मेशन ऐड है वहाँ पे, राइट। तो ये तो इजी है। जो पब्लिक में होते हैं जो ऐप या सॉफ्टवेयर, उनको तो इजी होता है। जैसे स्लैश का, मुझे अगर डुप्लीकेट स्लैश जैसा कुछ कम्युनिकेशन चैनल बनाना है, तो हमें यहाँ से आसानी से मिल जाएगा। तो हमेशा वेरी करता है कि यार किस तरह के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो अगर इंटरनल टीम या सास प्रोजेक्ट है, तो उनके लिए तो आपको टीम से ही ज्यादा कम्युनिकेट करना पड़ेगा, उनको ही हर एक पॉइंट पे, हर एक लोगों से, उन टीम के जो कस्टमर हैं, उनसे, सप्लायर्स हैं, उनसे भी बात करना पड़ेगा, तब जाकर कुछ आंसर मिलेगा। और नॉट इजी है ना कि आपको एक दो बार में तो कुछ नहीं होने वाला। कभी कभी हम 2-3 दिन तक खाली बात ही चलती रहती है, कोई चीज पता नहीं होता करना क्या है। फिग्मा ओपन ही नहीं होता 2-3 हफ्ते तक। हाँ, फिग्मा ओपन नहीं होता। अब करे तो क्या, हम ज्यादातर पेपर, अब जैसे मैं पेपर में ही करता हूँ, शुरुआत में पेपर में ही बना के, क्योंकि हम बैठे रहते हैं, दिमाग अच्छा स्पार्क किया तो हम पेपर में ड्राइंग कर दिए, फिर स्पार्क किया ड्राइंग कर दी, कुछ आया। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, डीप थिंकिंग हो जाती है, यही प्रोजेक्ट आया, दिन सोचते रहते सोचते, अचानक कुछ स्पार्क हो जाता है, तो उसको नोट डाउन करो, नहीं तो वो गायब हो जाएगा। अच्छा, तो ये हाँ जी बताएं, आप बताएं, आप बताएं। हाँ, तो मतलब ये आई थिंक टोटल एक्सपीरियंस, कुछ चीजें एक्सपीरियंस से ही आती है। अब लगातार जब 10-12 प्रोजेक्ट पे काम कर लेते हैं, तो आपको पास इनफ एक्सपीरियंस हो जाता है। तो हर इंडस्ट्री का अपना एक अलग पैरामीटर होता है, क्लाइंट की भी सुननी पड़ती है कि भाई कभी कभी क्या होता है, अपनी बातें थोपनी नहीं चाहती है। लेकिन हाँ, बेसिक थिंग का हमें ध्यान रख, एज अ डिजाइनर बेसिक थिंग का ध्यान रखिए, यूजबिलिटी वगैरह का, फंडामेंटल्स जो डिजाइन रूल्स हैं वो ध्यान रखते हैं, राइट। ठीक है। जो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हैं, 10-12 प्रिंसिपल्स, बेसिक प्रिंसिपल्स हैं यूएक्स में जो काम आते हैं, तो जैसे वो नंबर्स वाला नाम उसका, कि वो पहले अगर 10 चीजें हैं वो पहली और आखिरी नोट करेंगे, बीच वाली छोड़ देंगे, इस तरह के जो लॉ हाँ, होता है, हिक्स इस तो लॉ। लॉ है, रिक्स का है। हाँ, इस तरह थ्योरी की। मुझे भी नहीं आती, लेकिन मुझे चीजें पता है बस। वैसे मतलब होता क्या है कि जब ये जो बंदा पढ़ाता रहता है उसको पता है, हमें पता है इसका, लेकिन हम उसको एक्सप्लेन करने आएंगे या दिमाग में नहीं है। हमें पता है कितने लॉस होते हैं, हम तो यूज ही कर रहे हैं प्रोडक्टली। तो ये बेसिक्स लॉ के बारे में अगर हमें पता है, इसका यूज कर रहे हैं, तो हम यानी डिजाइन के साथ नाइंसाफी नहीं कर रहा हूँ, यही चीज है। बाकी प्रोडक्ट क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट एक बार में कभी नहीं बनता, ये नेवर एंड प्रोसेस है, चाहे प्रोडक्ट हो चाहे डिजाइन है, नेवर डन। कंटिन्यूअस इटरेशंस कंटिन्यूअस होते रहते हैं। एक हर साल, हर 2 साल, हर 3 साल में वो बदलते रहते हैं, मार्केट बदल रहा, लोगों की नीड्स बदल रही, टेक्नोलॉजी बदल रही, तो इसमें बहुत ज्यादा वेरी होने की जरूरत नहीं है, अपना बेस्ट जरूर दें, राइट। या आकाश भाई, अभी तक ना मैंने आप में 2 बड़ी अच्छी चीजें नोट की हैं, वो मैं हाईलाइट करना चाहूँ के लिए भी, ऑडियंस के लिए भी। एक तो ये है कि आपका एक प्रिंसिपल है कि आप कहते हैं पहला डिजाइन बना दो, जितनी जल्दी हो सकता है बना दो, जैसा बनता है बना दो, उसके बाद उसको आइटरेट करते रहो। एक ये चीज मैंने आपकी नोट की है। दूसरा, आप इस चीज पे काफी फोकस करते हैं कि फिग्मा ओपन करने से पहले पहले स्केच बना लो उसका। फिग्मा ओपन करने से पहले पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लो, बात कर लो। फिग्मा 2 हफ्ते बाद बेशक ओपन करो। और मेरे ख्याल से हर अच्छे डिजाइनर और हर अच्छा डेवलपर जो होता है, कोड करने से पहले या वो डिजाइन करने से पहले ना वो सोचता है। और ये सोचने वाली चीज जो है, मेरे ख्याल से यही एक एवरेज डिजाइनर को, यही यही चीज जो है, ये एक अच्छे डिजाइनर को सेपरेट करती है फ्रॉम एवरेज। राइट, राइट। ठीक है आकाश भाई, क्रिएटिविटी के बारे में क्या थॉट्स हैं आपके? इंसान क्रिएटिव कैसे होता है? हम सोचते हैं यार फलां बंदा जो है ना वो बहुत क्रिएटिव है, वो बैठता है, वो इस तरह के आइडियाज लेकर आ जाता है जो आइडियाज मेरे जेहन में नहीं आते। तो मेरे नज़दीक तो क्रिएटिविटी जो है वो एक मसल है। जिस तरह हम जिम जाते हैं, एक मसल को ट्रेन करते हैं, हम रोज डिजाइन करते हैं, तो हम क्रिएटिविटी वाले मसल को ट्रेन करते हैं। आपके इसके बारे में क्या थॉट्स हैं? या तो वो क्रिएटिव दो प्रकार, एक तो विजुअल्स
जैसे हम डिजाइनर तो विजुअल्स में बस क्या है कुछ नया, जैसे लिक्विड ग्लास एक, हालांकि नया नहीं है, उसी को रिफाइन किया गया है पुराने थॉट को ही। तो ऐसे जो एक नया लैंग्वेज आ जाए या फिर नई कंपोनेंट, अभी तो कई सालों से नया कंपोनेंट नहीं आया है, वही कंपोनेंट को जो इम्प्रूव किया जा रहा है। तो छोटा सा जो क्रिएटिविटी है कि उनको प्रूव करना है। दूसरा होता है ना क्रिएटिव, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला स्किल्स होती है कि प्रोसेस जो है, उसमें इम्प्रूव करना, या कोई प्रोडक्ट में कहीं प्रॉब्लम है इसको कैसे हो। तो तरीके तो दो होते हैं, एक तो एक्सटर्नल होते हैं कि बाहर से आप जानकारी इकट्ठा करें, बाहर से जानकारी मतलब रिसर्च करें, कंपिटिटर्स को देखें, फिर उसमें मिला कंबाइन करें, फिर उसमें सोचें। दूसरा एक होता है इंट्यूशंस जो होते हैं, ये भी बड़ा काम होता है। पहले मेरा काम नहीं करता, लेकिन अब मैं इंट्यूशंस पे ज्यादा बिलीव करता हूँ। इंट्यूशंस मतलब कि जैसे साइंटिस्ट वगैरह इंट्यूशंस करते हैं, वो किसी भी सब्जेक्ट पे मतलब थिंकिंग करते हैं ना, बार बार सोचते रहते हैं ना, उसी उसी में एक स्पार्क होता है। ये बाहर से पढ़ के नहीं होता। आप प्रॉब्लम को बारे में जब सोचते रहते हैं तो उसमें डायमेंशन सोचते हैं, अच्छा ये ऐसे ठीक होगा, ऐसे ठीक होगा, उसमें अलग अलग डायमेंशन से सब सोचते लगे ना, उसी में एक स्पार्क होगा सॉल्यूशंस। उसी को ये इंटरनल जो होता है ना, ये ज्यादा पावरफुल होता है। कभी कभी क्या होता है कि साइंटिस्ट वगैरह जो होते हैं वो करते हैं, या रिसर्चर्स जो होते हैं, डिजाइनर्स भी करते हैं। तो ये इसको भी आजमाना चाहिए इंट्यूशंस पे। इंट्यूशंस में अचानक नहीं होता। अगर अगर एक दो दिन आप सोच रहे हैं एक ही चीज के बारे में, किसी प्रॉब्लम के बारे में, तब जस्ट इतना तो मजा आ जाओ। अभी मैं जैसे असेसमेंट टूल्स पे हम एल्गोरिदम पे काम करते सोच रहा था कि जो एमएल एलएलएम लार्ज लैंग्वेज मॉडल के साथ इंटीग्रेट करना था, उसमें जो मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम कैसे काम करेगा, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, ये इंजीनियर का है, लेकिन फिर भी मैं सोच रहा था। और तब मुझे सोचते 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 से अचानक पॉइंट आया कि कैसे काम, डेटा कैसे आएगा, कौन कौन से इनपुट होंगे जो हमारे सर्वर पे आएंगे, डेटा वहां से डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, और उनका वेटेज कैसे डिफाइन होगा, क्वेश्चंस के वेटेज कैसे डिफाइन होंगे। तो ये अचानक आया। तो ये मतलब अचानक आने का थी, मैंने इसे 2 दिन कंटिन्यूअस मैं सोच रहा, रात में सपने में भी यही आया था। सपने में भी यही सोच रहे थे। तो यही होता है यार, देखो जब आप किसी डीप नीचे सोचते हैं ना, सपना भी दिखेगा, और फिर वो अचानक एक स्पार्क होगा और सोल्यूशन मिल जाता है। अच्छा, डिज़ाइन की जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है ना कि लेट्स से एक बंदे ने ग्रेजुएट किया है कंप्यूटर साइंस में, तो वो जब डिज़ाइन में आएगा ना तो वो अपना कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड को डिज़ाइन में यूज़ करेगा। अगर एक बंदा मार्केटिंग से आया है तो वो बंदा मार्केटिंग का जो नॉलेज है वो अपने डिज़ाइन में यूज़ करता है। तो बंदा जिस मर्ज़ी इंडस्ट्री से डिज़ाइन में आ जाए, वो उस डिज़ाइन को एक नया रंग दे सकता है। जिस तरह आप बता रहे हैं कि वो एलएलएम्स के बारे में आप देख रहे थे। अब जब आप डिज़ाइन करेंगे ना, आप उस एलएलएम के नॉलेज के साथ जब डिज़ाइन करेंगे, वो प्रोडक्ट ही नहीं निकलेगी। तो आई थिंक एज़ अ डिज़ाइनर बंदा जिस मर्ज़ी इंडस्ट्री के बारे में पढ़ ले, वो इम्प्रूव ही होगा खुद को। हाँ, ये एज अ डिजाइनर तो हमें अब ज्यादा जरूरी है कि एआई और कैसे एजेंट वगैरह कैसे काम करते हैं और इनको कैसे इम्प्रूव किया जाए, अब तो बहुत जरूरी है। चलो आगे मैं इसके बात करेंगे हम लोग। हाँ, हाँ। काश भाई, अगर अगर एक बंदा आपके पास आता है और वो कहता है कि मुझे डिज़ाइन सिखाएँ, 30 दिन है आपके पास, तो आप कहाँ से स्टार्ट लेंगे और उसको क्या डायरेक्शन देंगे इन इन द नेक्स्ट 30 डेज़? यार देखो, मैं तो अगर मैं कहूँ इसको दो पार्ट में बांट देंगे। पहला है कि यार तुम बेसिक थ्योरी जान लो, जेस्टाल्ट फिशर्स जो होते हैं, ग्रुप इसको जानो, कलर्स वगैरह जानो, कलर्स वगैरह कैसे चॉइस करते हैं, कैसे काम करते हैं, टैप वगैरह को समझ लो, राइट। और अब एक समय कम है, बेसिक इंफॉर्मेशन ही लेंगे, इसके बाद करेंगे टेबल से कर उठाओ और प्रैक्टिस करो। ठीक है। सेम एज इट इज प्रैक्टिस करो ताकि तुम्हारे स्किल्स डेवलप हो। स्किल्स लगातार डेवलप होगा तो उससे क्या होगा, तुम्हें क्योंकि अल्टीमेटली जो एज ए डिजाइन, लोग डिजाइनर से यही एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम्हें विजुअल कुछ दिखना चाहिए। तुम्हारे पे कितना ज्ञान भरा है घंटा फर्क नहीं पड़ रहा किसी का। ले देखो, यही फर्क पड़ता है कि भाई अगर यू इफ यू आर ए डिजाइनर, जस्ट शो मी, विजुअल में कुछ दिखाओ। तो ये जरूरी है कि आपके पास टूल का नॉलेज होना चाहिए। एंड देन तीसरा जो और एक पार्ट होता है वो है कि प्रेजेंट करना। मैं इस पे हमेशा ज्यादा फोकस करूंगा किसी को कि भाई आप 50-50 कर लो जीवन अपने। क्योंकि अगर तुम एक आइकन भी कोई बनाया है बंदा, एक आइकन भी बनाया, उसको एक्सप्लेन कर पा रहा है, अगर 10 मिनट भी इसको एक्सप्लेन कर गया तो जीत गया। हम एक पेज भी बना देंगे, अगर मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता तो रिजेक्ट हो जाएगा, डिजाइन पक्का रिजेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल है। तो तो यानी अ, तो यानी वो स्टार्ट करे थ्योरी से, डिज़ाइन थ्योरी से बेसिक प्रिंसिपल्स पढ़े,
उसके बाद सीधा प्रैक्टिस स्टार्ट करते और हम्म। जो उसने थ्योरी में सीखा है उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करे और उसके बाद वो उस काम को प्रेजेंट करना सीखे, क्योंकि एंड में कमाने तो पैसे ही हैं और जो बिकता है उसी से पैसे आएंगे। ठीक है आकाश भाई, ब्रिक्स यूआई के बारे में अब बात करते हैं। ब्रिक्स यूआई आपने कब स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया? मैं अगर अपनी डिज़ाइन सिस्टम्स की जर्नी बताऊं तो मुझे ऑनेस्टली स्टार्टिंग में डिज़ाइन सिस्टम जो है समझ ही नहीं आते, तो मैं कहता था क्या इतनी बड़ी बड़ी फाइल्स बनाई हुई हैं, इसका इसका पर्पस क्या है। लेकिन जब मैंने डिज़ाइन सिस्टम्स के अंदर जाके उनकी डॉक्यूमेंटेशंस पढ़ना स्टार्ट की ना, तो मुझे समझ आई कि एक बटन के पीछे जो एक पूरा उन्होंने पेज लिखा होता है, ये बटन ऐसे यूज़ होगा, ऐसे यूज़ होगा, ऐसे यूज़ होगा। अगर एक डेवलपर जो है वो अगर डिज़ाइन सिस्टम पे आता है और वो उसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ता है, तो उसको पता होगा कि यार ये क्या इस स्क्रीन पे अब मैंने डिज़ाइनर की हेल्प के बगैर कौन सा बटन यूज़ करना है, जस्ट इन केस जो डिज़ाइनर है वो चला रहा है। तो डिज़ाइन डॉक्यूमेंटेशन का ये फ़ायदा, और ये मैंने डिज़ाइन सिस्टम्स की डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के सारी चीज़ें सीखी। तो आपने जो ब्रिक्स यूआई बनाया, ये नाम कहाँ से आया? स्टार्ट कब किया आपने? थॉट प्रोसेस क्या था? क्योंकि जब आप अपने लिए डिज़ाइन कर रहे होते हो तो चीज़ें डिफरेंट होती हैं, लेकिन जब आप पूरी दुनिया के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, एक प्रोडक्ट आपने मार्केट में लेके जानी है, तो उसके पीछे क्या थॉट्स थे आपके? राइट राइट। तो ब्रिक्स वाई का नाम तो जनवरी फरवरी में मेरे माइंड में आया था। तो ब्रिक्स मतलब कि वो जब ईंटें होती है ना, हिंदी में इसको ईंट बोलते हैं। ब्रिक बाय ब्रिक। ब्रिक बाय ब्रिक, ब्रिक्स ब्रिक को ही ईंट कहते हैं। उससे ही मेरे माइंड में आया था कि बिकॉज ऑफ ब्रिक इज अ कंपाउंड, एक एक जोड़ के डिजाइन सिस्टम क्या यही है कि मल्टीपल छोटे छोटे चीजों से बड़ा चीज बन गई है, असेंबल होकर। राइट। तो इट्स बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है। राइट। तो वो मेरे दिमाग में आया, और इसके अलावा एक ब्रिक्स टेम्पलेट या ब्रिक्स एजेंसी हाँ, करके ब्रिक्स यूएस टेम्पलेट, शायद। हाँ मैं जानता हूँ उनको, हाँ। हाँ, तो शायद हम, तो मैं ब्रिक्स वाई मुझे लगा कि यार नाम ठीक है। तो मैं उनका मैं देखा था, ऐसा नहीं। तो मुझे लगा ब्रिक्स वाई, मैंने सर्च किया तो मुझे मिल गया, हम कहा ठीक है बुक कर लेते हैं। तो मुझे ये नाम थोड़ा ठीक लगा। तो आई डोंट थिंक ये काम कर रहा है, कितना कर रहा है ये तो अलग बात है, पर मुझे थोड़ा नाम ठीक लगा तो मैंने बुक उसको, डोमेन को मैंने बुक कर लिया। और शुरुआत में 2 महीने तो मुझे खुद नहीं समझ में करूँ क्या, मतलब क्योंकि ऑलरेडी अनटाइटल एक तरह से ये लीड कर रहा है पूरे यूआई इंडस्ट्री पे। लिटरली ये टॉप पे जा रहा है इस हाँ टाइम पे। हाँ, ये तो बहुत मतलब 2 लाख से ज्यादा सेल कर चुका है, 2 लाख करीब करीब। तो यार इसने अब, लेकिन हाँ कंपिटिटर तो वही, नो डाउट। मतलब झूठ क्या बोले, मेरा क्योंकि माइंड में वही था, लेकिन मुझे ये माइंड में ये रख के था कि हमें एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना जो प्रोडक्टिव होना चाहिए, कि हमें इजी टू डेवलप, मतलब कोई अगर डिजाइनर स्विच करना चाहे कंपोनेंट से दूसरे, इजी स्विच हो जाए। और ऐड या ऑन ऑफ करना चाहे, उसको ब्रेक ना करना, मतलब कंपोनेंट को डी अटैच ना करना पड़े उसी से, उसको कम ज्यादा, जैसे ड्रॉप डाउन बना रहा है किसी चीज के लिए, तो बस उसको टूगल ऑन करे तो एक नीचे ड्रॉप डाउन ऐड हो जाए, करता जाए। और सेम करके उसके सभी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी में सोच रहा था कि एक एप्लीकेशंस बनाने में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, कितने तरह के वे हो सकते हैं। तो मेरा ये था कि प्रोडक्टिव माइंड था कि हाँ एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो प्रोडक्टिव हो, इजी स्विच हो जाए एक कंपनी से, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में, किसी भी तरह का प्रोडक्ट एप्लीकेशंस बन जाए। और नो डाउट शुरुआत में तो हम इसके वेटेज और बारे में तो मैंने नहीं दिमाग में था कि फिग्मा में आगे जाके मुझे प्रॉब्लम होगी। शुरुआत में तो नहीं समझ में आता, लेकिन मैं बनाना शुरू किया तो मैं एक ही चीज, जैसे इनपुट कंपोनेंट बना रहे हैं तो उसको मैं 3 बार बनाया, 3 बार बना बना कर डिलीट कर दिया, क्योंकि जितनी बार बनाता तो मुझे लग रहा कि ये वो प्रोडक्टिव नहीं है, मुझे लग रहा है इसमें फ्रिक्शंस है। जब फ्रिक्शंस लगता था मैं डिलीट कर देता था, जिस भी कंपोनेंट में अगर मुझे फ्रिक्शंस लगा डिलीट कर दिया। तो इससे क्या, मैंने रिसर्च टाइम मैंने बहुत दिया, जो कि अगर एज ए बिजनेस ओनर के देखें तो पॉइंट से ये ठीक नहीं था तरीका मैंने जो कर रहा था, क्योंकि मुझे तो इसमें जल्दी से बना के मुझे लॉन्च करके मार्केट में टेस्ट करके खुद को टेस्ट करना था। जबकि मैंने ये सब, ये पॉइंट था मतलब मेरे मेरे पॉइंट भी करते, लेकिन हम मेरे दिमाग था बेहतर प्रोडक्ट, एक ऐसा प्रोडक्ट बनाए जो प्रोडक्टिव हो, साथ में वो परफेक्ट पिक्चर्स डिजाइन हो, ऐसा ना कि वो वायर फ्रेम जैसा लगे, ऐसा कुछ नहीं। वो एक सुपर प्रोडक्ट जैसा कोई इसका यूज करके बनाए तो उसके एक हाई क्वालिटी डिजाइन नजर आए। तो उस चीज को माइंडसेट में बना, इसलिए मैं बार बार डिलीट करता था किसी चीज को, मुझे समझ नहीं आता यार, मुझे लगा यार ये प्रोडक्टिव नहीं है, ये चीज इजी से स्विच कर नहीं है, इसमें वो सारी बातें नहीं है जो होना चाहिए।
तो इससे के बार बार रिफाइन होता गया, रिफाइन होने से चीजें अच्छी इंप्रूव हो गई। तो मतलब इसी मैं सारे कंपोनेंट इसीलिए बनाया। तो दिवाली के समय मैंने इसका बीटा लॉन्च किया, फर्स्ट वर्जन। तो बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं आया उस समय, पर मैं कहा कि मुझे फिर मैंने इस टाइम बहुत इन्वेस्ट कर चुका था, तो मैं बैक पीछे जाने का कोई सवाल ही नहीं था। मैं कहा ठीक है, जो भी हो बनाते रहो। तो मैं इसको धीरे धीरे और एक और वर्जन इम्प्रूव किया, देन अगेन या एक लास्ट बचा है, वो भी हम 1-2 महीने में फाइनल कर देंगे। तो तो टारगेट तो यही था कि हमें एक ऐसा वो डिजाइन सिस्टम देना है जो किसी भी तरह का प्रोडक्ट बनाने में वो इजी हो। लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम भी आ गया, आगे चल के आया जब मैं लॉन्च किया, तो क्योंकि मैं बहुत फीचर दे रहा था, एक साथ ज्यादा फीचर देने से लोड बढ़ गया फिग्मा में, फिग्मा हैवी होने लगा। तो बहुत मैंने मेमोरी इश्यूज आ गए होंगे। हाँ, मेमोरी इश्यूज आने लगे, तो मैं मोर देन 50% चीजों को रिमूव कर दिया, मतलब अननेसेसरी। और मैं लगा फिर अपने कस्टमर से फीडबैक लेता गया, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, मुझे खुद भी समझ में आने लगा। तो अननेसेसरी जो थे उनको मैं रिमूव करता गया। जो मैं जैसे 3 साइजेस के बनाए थे, तो मैंने 2 साइज कर दिया। फिर 3 साइज में 14 पिक्सल, 16 पिक्सल, 18 पिक्सल फॉन्ट के, तो मैं 18 वाला रिमूव कर दिया। मुझे लगा कि इसकी यूजेस कम है, तो जो यूजेस कम हो रहे हैं उसको मैं रिमूव कर देता, उसको और मैं रिफाइन करता गया। तो अभी वो नो डाउट एक बेटर प्रोडक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं, बेहतर प्रोडक्ट है। उसका यूज करके कोई भी बना सकता है। ऑफ कोर्स किसी भी इस तरह के यूआई किट प्रोडक्ट में एक प्रॉब्लम होती है, वो लार्ज होने से उनको उनको कम करना, बट ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क होता है। लेकिन ये जैसे मैंने यूज किया है अपने एक सीआरएम प्रोडक्ट पे, तो मैंने इसको अलग किया, उसको जो नीड नहीं था कंपोनेंट में उसको मैं डिलीट कर दिया, छोटा सा बन गया, उसको मैं यूज कर रहा हूँ। तो इस तरह से सभी लोग करते हैं, देखिए यूआई को कहते हैं, इसकी तरह से यूज करते हैं वो। अ, ब- बिल्कुल ठीक है भाई। मैं जब डिफरेंट डिजाइन सिस्टम्स देखता हूँ ना, तो कुछ होते हैं जनरल होते हैं, स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए नहीं होते। लेट्स से मैं अगर बात करता हूँ, एक बंदा है तुर्की से, आई एम नॉट श्योर उसका क्या नाम है, वो टर्किश लैंग्वेज में लिखा होता है। अलाइन यूआई उसका डिजाइन सिस्टम है। अब अलाइन यूआई मैंने यूज नहीं किया, मैंने सिर्फ उसकी फाइल देखी थी। उसमें ये है कि कुछ चीजें जिस तरह बटन्स हो गए, यूनिवर्सल कंपोनेंट्स जो होते हैं, वो तो हर प्रोडक्ट में सेम होते हैं, ड्रॉप डाउन, नेविगेशन बार, ये सारी चीजें। फिर कुछ कंपोनेंट्स आते हैं जो स्पेसिफिक टू इंडस्ट्रीज होते हैं। ठीक है, तो उस डिजाइन सिस्टम की मुझे अच्छी बात ये लगी कि एचआरएम से रिलेटेड उसने कुछ कंपोनेंट्स बनाए हुए थे, फिर हेल्थ केयर इंडस्ट्री से रिलेटेड उसने कुछ कंपोनेंट्स बनाए हुए थे। तो अब वो उन इंडस्ट्रीज को एक्सपेंड कर रहा था। तो क्या ब्रिक्स यूआई जो था वो इन जनरल सारी इंडस्ट्रीज को टारगेट कर रहा था, या आपका कोई प्लान था कि स्पेसिफिकली हम ई कॉमर्स को टारगेट करेंगे, या इस तरह किसी इंडस्ट्री को लेके चलेंगे? राइट, देखो विजन्स हर प्रोडक्ट के अपने अलग अलग होते हैं। मेरे पास ऐसा स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए मेरे पास विजन नहीं था। मैं जो मेरा स्टार्टिंग विजन था कि एक ऐसा प्रोडक्ट बना जो सभी मल्टीपल इंडस्ट्री में यूज हो जाए, इसी इंडस्ट्री के लिए नहीं। जैसे एलाइन की बात को, मैं उसका प्रोडक्ट जानता हूँ, उसका मैं एक्सप्लोर भी किया डीपली। वो स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए बना रहा है, पर अगर कोई चाहे कि उस इंडस्ट्री से बाहर बनाए तो उसको जैसे चार्ट वगैरह है, तो उसके बाद चार्ट, बेसिक चार्ट है नहीं कि ऐसा कोई चार्ट नहीं जो किसी हर इंडस्ट्री में यूज हो जाए, मतलब कोई अपने हिसाब से कोई यूज कर ले, नहीं कर सकता। पर ब्रिक्स वगैरह में क्या है कि हम सभी इंडस्ट्री को बनाने को बेसिक चीज प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे विद गेट्स हो, चाहे चार्ट वगैरह दे रहे हैं, हर तरह के चार्ट उसमें पड़े हैं, तो उस चार्ट को यूज कर सकते हैं किसी भी इंडस्ट्री के लिए। तो मेरा विजन था मल्टीपल, किसी भी सभी टेक इंडस्ट्री। तो पर हाँ, यहाँ पे उन्होंने एक अच्छी पॉइंट उसका है कि पीपल मार्केट अभी थोड़ा सा स्विच हुआ है। लोग अब स्पेसिफिक, दे वांट स्पेसिफिक, उनकी नीड बड़ा स्पेसिफिक हो चुकी है, अब ज्यादा उसके रिसर्च या मेहनत नहीं करना चाहते हैं। तो इस पॉइंट पे उसका लोग पसंद किए हैं, नो डाउट। उसका ज्यादा इसके कस्टमर्स हैं, ज्यादा लोग जानते हैं उन्हें। और वो इसके साथ भाई वो अपना रिएक्ट फ्रेमवर्क भी लाया है, लाइक इससे प्रोडक्ट की यूटिलिटी बढ़ गई, प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गया। क्योंकि ये अल्टीमेटली अगर हम डेवलपमेंट ना कर सके तो इट उतना पावरफुल नहीं होता है। पर मेरे साथ शुरुआत में तो ऐसा विजन नहीं था, शुरुआत में विजन था कि एक ऐसा मतलब सिस्टम बनाए जो प्रोडक्टिव हो, और किसी भी सिस्टम के साथ, किसी भी इंडस्ट्री के साथ वो काम करे, हर एक इंडस्ट्री में। इसीलिए मैं एक ही चीज के कई वेरिएंट बनाए, प्राइसिंग के मैं कम से कम 50 वेरिएंट्स बनाया। ठीक है, ठीक है।
काशवी, जब अब वही बात है जो मैंने पहले रिपीट की थी कि जब हम अपने लिए डिज़ाइन करते हैं तो हम चीज़ें डिफरेंटली डिज़ाइन करते हैं। यही वजह है कि डिज़ाइनर्स का जो पोर्टफोलियो है वो कभी भी पूरा नहीं होता। तो ब्रिक्स यूआई जब आप बना रहे थे तो इसमें आपको क्या डिफ़िकल्टीज़ जो है वो आई हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल जब इतने सारे कंपोनेंट्स हो जाते हैं तो बंदे को रियलाइज़ होता है कि यार वो जो मैंने स्टार्टिंग में नेमिंग कन्वेंशन स्टार्ट की थी ना वो अब ब्रेक हो रही है, वो अब इतनी यूज़फुल नहीं है। तो इस तरह करके कोई इश्यूज़ थे जो आपको इसको बनाने में आए? बेशक आपके पास बहुत लर्निंग होगी, 15 साल का एक्सपीरियंस होगा, लेकिन स्पेसिफ़िकली जब आप एक जगह पे आके अपना सारा नॉलेज यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें ऐसी क्या नई चीज़ें थी जो आपने सीखी? मैं जो बनाते समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे आई है ना कि मैं अपनी क्राइटेरिया डिफाइन नहीं किया था कि मैं देखो एक एक चीज तो क्लियर होना पड़ेगा। कोई भी जब प्रोडक्ट बनाते हैं ना, उनकी जो कॉन्स्टेंट होता है, बाधाएं, कॉन्स्टेंट सीमा, राइट, बाउंड्री बाउंड्री। बाउंड्री बाउंड्री वो डिफाइन करना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि हम अगर वो डिफाइन नहीं है ना तो हम फैलते जाएंगे। और मैं ये गलती किया था शुरुआत में, बनाते समय हम फैलता गया, फीचर को ऐड करता गया। तो बाद में समझ गया कि ये मेमोरी इश्यू होने लगी और इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी मेमोरी की कि अल्टीमेटली मुझे अपना 3 महीने का जो टास्क था, 3-4 महीने का, मैं हटाना पड़ा। यानी कि मेरा टाइम बर्बाद हुआ 3-4 महीने का। अगर मैं 50% कंपोनेंट को रिमूव कर रहे हैं, यानी कि हमें बहुत टाइम, जो भी समय बनाने में लगा था, मैंने एक हटा दिया। तो ये बाउंड्री बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्रोडक्ट को बनाते समय कि क्या हम चीजें हम सीखे। तो ऐसा नहीं मैं जानता नहीं था इस सब चीजों के बारे में, लेकिन जब हम रियल अपने में जब काम करते हैं ना तब समझ में आता है। सुने थे कि भाई मिनिमम फीचर के साथ प्रोडक्ट लॉन्च करना रहता है। अब तक मैं किसी और के लिए प्रोडक्ट बना रहा था, उसमें उनका रिक्वेस्टेंस होता था मुझे ये चाहिए ये चाहिए। लेकिन जब हम खुद प्रोडक्ट बना रहे हैं तब यहाँ पे मैं गलती किया है कि मैं अनलिमिटेड फीचर देता गया। तो यहाँ पे लिमिटेशंस इंपॉर्टेंट होता है कि आप पहले डिफाइन कर लो। और कंपोनेंट नेमिंग भी प्रॉब्लम आई थी। मैंने कई बार उसको चेंज किया, मुझे नहीं समझ में, बार बार मैंने चेंज किया। तो मतलब कहीं क्या है कि शुरुआत में बहुत सारे आइडिया नहीं आते। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब आती है जब आप मल्टीपल इंडस्ट्री के लिए बना रहे हैं ना, ये सबसे टफ टास्क है। क्योंकि जब मल्टीपल इंडस्ट्री बनाए यानी कोई बाउंड्री नहीं दिख रहा है आपको। स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए बनाते हैं तो हमें बाउंड्री नजर आ जाती है कि हमें यही कंपोनेंट यूज करना है, इसी तरह का डिजाइन इसमें एलिमेंट लगाने हैं, ऐड करने हैं। तो यहाँ पे बाउंड्री में क्लियर है। अब मैं इससे बना रहा था, इसमें कोई बाउंड्री नजर आ रहा है कि यार ये भी हो सकता है। हम जब रिसर्च कर रहे थे, जैसे लेफ्ट मेन्यू नेविगेशन के बारे में जब रिसर्च कर रहा था, हंड्रेड्स अलग अलग जो रियल प्रोडक्ट हैं। सबसे बड़ी मजे की बात है कि इसमें जितना भी मैंने यूज किया कंपोनेंट वगैरह बनाए वो रियल प्रोडक्ट से इंस्पायर होकर बनाए। जैसे ये मोबिल मोबिल के वो प्रोवाइड करा, वहां से मैंने कॉपी अलग अलग जो स्क्रीन स्टार जो प्रोवाइड करते हैं एप्लीकेशन को, वहां से मैंने कॉपी किया और अंडरस्टैंडिंग पैटर्न को आइडेंटिफाई कि किस तरह के पैटर्न्स हैं, क्या क्या नेविगेशंस होते हैं, और किस तरह के किस लेवल पे होते हैं, राइट। तो आइडेंटिफाई करके फिर मैं उस चीज को डिफाइन करता गया। तो यहाँ पे एक है कि रिसर्च तो मैंने बहुत किया, नो डाउट। मतलब मैंने बहुत ज्यादा किया, बहुत आइट्रेशंस किया वजह से। आप ये सोचता हूँ इतना नीड नहीं था। तो ये चीजें हेल्थ को की है एक प्रोडक्ट को बेहतर करने में। हाँ, अभी भी इम्प्रूवमेंट तो खैर मुझे हाल प्रोडक्ट में ठीक हुआ। है। जी। ठीक है। आकाश भी, बट डिज़ाइन सिस्टम जो है ना मेरे हिसाब से एक स्टार्टिंग लेवल बंदे का काम नहीं है। डिज़ाइन सिस्टम्स में हर चीज़ आती है। डिज़ाइन सिस्टम में आपके डिज़ाइन फंडामेंटल्स आते हैं, उसमें आपकी फिग्मा पे कितनी अच्छी ग्रिप है, आपके पूरे करियर का जो जूस है ना वो एक डिज़ाइन सिस्टम में निकलता है। तो एक ऐसा बंदा जो डिज़ाइन सिस्टम्स के बारे में जानना जो है वो चाह रहा है या डिज़ाइन अपना एक डिज़ाइन सिस्टम इन फ्यूचर बनाना चाहता है, उसको उसको आपकी क्या एडवाइस है कि वो पहले अपनी मतलब क्या उस जर्नी लेके चले, पहले अपने करियर पे फोकस करे, 5-6 साल लगाए इंडस्ट्री में, डिज़ाइन में अच्छा हो, फिग्मा में अच्छा हो, उसके बाद वो डिज़ाइन सिस्टम पे आए, या इसको आप क्या एडवाइस देंगे इस बारे में आप? देखो, रिक्स वाइज तो एक अलग चीज है, उसको हम पूरी तरह डिजाइन सिस्टम इसलिए नहीं बोल पा रहे क्योंकि ये इसका डेवलपमेंट साइड नहीं है, राइट। पर किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए एक अच्छी चीज है, मैं इसका यूज भी किया हूँ, कई प्रोडक्ट में यूज कर रहा हूँ। तो मुझे इसकी वो कि मैं बनाया हूँ कि मुझे पता है कैसे यूज किया जाता है। दूसरी बात, अगर कोई को किसी को डिजाइन सिस्टम बनाना होता है ना, सबसे पहले प्रोडक्ट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जिसके लिए आप डिजाइन सिस्टम बनाए। डिजाइन सिस्टम क्या है, क्या है इसके लिए,
डिजाइन सिस्टम एक एक प्रोडक्ट है, एक अपने लिए, मतलब कई डिफिनेशंस हो सकते हैं, लेकिन मेरी जो एक अच्छी डिफिनेशन जो अंडरस्टैंडिंग है कि एक एक प्रोडक्ट, डिजाइन सिस्टम एक प्रोडक्ट है जो इंटरनल प्रोडक्ट को सर्व करता है, उनको बनाने में मदद करता है। ये स्वयं में एक प्रोडक्ट है, स्वयं में एक प्रोडक्ट है जो सभी जो इंटरनल प्रोडक्ट हैं उनको बनाने में मदद करते हैं। इनकी किसी डिजाइन सिस्टम को दो ही पर्सन, एक तरह कंसिस्टेंसी, ताकि लोगों में कोहेसिव बना रहे सभी प्रोडक्ट में कंसिस्टेंसी हो। दूसरा जो ब्रांड अलाइनमेंट हो बनी रहनी चाहिए, ब्रांड का जो मैसेज है, कोर मैसेज, जो पर्पज होता है किसी बिजनेस का, वो उसमें झलक आना चाहिए, राइट। ठीक है। तो ये तो है, ये बेसिक जो चीजें हैं। और उसका जो मैट्रिक्स को रहता है, इसके दो ही मैट्रिक्स, एक तो कंसिस्टेंसी होने, दूसरा एक तो अडॉप्टेबिलिटी, लोग अडॉप्ट कर सके, मतलब इंजीनियर, बेसिकली इंजीनियर कितना उसको यूज कर रहे हैं अपने डेली, या फिर डिजाइनर्स जो अब आने वाले अदर डिजाइनर्स हैं उस कंपोनेंट के यूज करेंगे नहीं। दूसरा है एफिशिएंसी, मतलब अपने पे डिजाइन सिस्टम बनाया लोगों, लेकिन एफिशिएंसी नहीं है, डेवलपमेंट में नहीं, या फिर डिजाइन एफिशिएंसी नहीं आ रही, तो यानी आपका बेकार है, नहीं काम कर रहा है। तो ये फंडामेंटल चीज है जो देखने समझने वाली बात है। पर मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि पहले प्रोडक्ट को जानो, प्रोडक्ट की ऑडिटिंग करें, किस तरह का कंपोनेंट यूज होता है, और हाँ, सबसे पहले क्राइटेरिया डिफाइन करें। आगे आपको पता चलेगा कि अरे नहीं नहीं, ये इस प्रोडक्ट में नहीं, ये दो प्रोडक्ट और हैं तो भी इसी के साथ इम्प्लीमेंट करना, लेकिन वहां समझ में आया उसका पैटर्न अलग है, उनकी पैटर्न, वहां पे कंपोनेंट अलग यूज हो रहे हैं, तो कैसे मर्ज होगा? क्योंकि ऐसा नहीं कि अब डिजाइन सिस्टम है, जो अगर कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट 5 सालों से मार्केट में है पर उनके प्रोडक्ट में इनकंसिस्टेंसी है, राइट, तो पर ओनर चाहता है यार प्रोडक्ट ऐसा बना दो कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, इफिशिएंसी आ जाए हमारे डिजाइन और डेवलपमेंट में, तो उसमें नीड होती है कि यार एक ऐसा कोहोसी लैंग्वेज होनी चाहिए जो सभी लोग आपसे उसको यूज कर सके, और जो एंड यूजर हो उसको भी सेटिस्फेक्शन हो, उसको भी ज्यादा प्रॉब्लम ना हो यूज करने प्रोडक्ट, उस समय ये डिसीजन होता है। तो फर्स्ट प्रोडक्ट को समझें, उनको ऑडिटिंग करें, ये जाने किस तरह का, क्या उनकी स्ट्रक्चर पैटर्न्स क्या है। पैटर्न बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं, एक तो स्ट्रक्चरल होते हैं, एक बिहेवियरल होता है जिसको हम फंक्शंस बोलते हैं, जैसे मोशंस होते हैं बिहेवियरल में होते हैं कि मैंने क्लिक किया और ये जंप करके ऐसा आ गया, ठीक है, या बीच में जंप किया, ये फंक्शंस मैं बोलता हूँ। और तीसरा होता है विजुअल्स पैटर्न्स, तो विजुअल, राइट, कि देखने में कलर्स और ये चीजें, उनकी जो देखने की जो देखने वाली चीजें होती है, टाइपोग्राफी के बीच में स्पेसिंग, ये सारी चीजें ना, तो ये तीनों पैटर्न्स के उनको आइडेंटिफाई करें। जैसे किसी प्रोडक्ट में, किसी ऐसे एप्लीकेशंस में एक नेविगेशन, टॉप नेविगेशन है, किसी में लेफ्ट में है, तो किसी में कहीं और है, तो उससे क्या हो ना कि इनकंसिस्टेंसी हो रही है। तो पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करें, और ये अब क्या कंपोनेंट है उनको अलग रखें, किस कंपोनेंट यूज हो रहे हैं। हो सकता है एक ही कंपोनेंट अलग अलग तरीके से यूज हो रहा है, कार्ड है, सिंपल एक कार्ड हो, और वो 4 तरीके से यूज हो रहे हैं अलग अलग तरीके से, मतलब वैसे अगर आप युक्त पॉइंट से देखें तो एक ही मतलब एक कार्ड में सभी आ जाएंगे, लेकिन बिना मतलब का यूज हो रहा है 4 जगह, 4 अलग अलग। ठीक तो है। कलर कोड वगैरह, कलर कोड एक ही है ब्रांड का, लेकिन बिना मतलब का 10 कलर कोड। मैं ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, अगर लंबा प्रोडक्ट चलता है, इंजीनियर्स आते हैं, कई डिजाइन काम करते रहते हैं, जैसे कॉलेज दुनिया बता ना, वहाँ पे उनकी जो वेबसाइट थी उसपे मोर देन 250 कलर कोड यूज हो रहे थे, जबकि ओवरऑल मैं जब उसको ऑडिटिंग करके मैं 20 कलर में डिफाइन कर दिया सबको। कलर कोड क्या हल्का फुल्का अंतर डिफरेंशिएट हो रहा है, 50 कलर यूज हुए होंगे। वही जो आ रहा है, जब से यूज कोई भी प्रोडक्ट में वो मैनेजर है, ये उसका लो हो गया, तो उनकी कलर की ऑडिटिंग करके एक वो कर दिया, टाइपोग्राफी बिना मतलब का अलग अलग टाइपोग्राफी होती, उनको फिर आइडेंटिफाई करके एक में कन्वर्ट कर दिए कि यार एक ही यूज करो। तो ये क्या ऑडिटिंग में विजुअल्स ऑडिटिंग करें, स्ट्रक्चरिंग ऑडिटिंग करें, और उनकी बिहेवियर्स कि किसी में जो मॉडल्स ओपन हो रहे हैं तो किसी और तरीके से हो रहे हैं, किसी में फेड इन फेड आउट है, किसी में जूम इन जूम आउट हो रहा है, इससे क्या हो फ्रस्ट्रेशंस आते हैं। ठीक है। उनकी ऑडिटिंग करने के बाद फिर यूक्स लॉ डिफाइन करना जरूरी होता है, कौन सी जो डिजाइन लैंग्वेज होता है ना, बोलते हैं क्या डिजाइन लैंग्वेज में लगाएं कि जो करंट का पैटर्न्स भी ब्रेक ना हो, करंट की जो एक्सपीरियंस ब्रेक ना हो, और इस पे इम्प्रूवमेंट भी लगे।
पर ये टोटली डिपेंड ऑन कंपनी के विजन पे होता है। कंपनी के विजन लेकिन रीब्रांडिंग सब बदल दो, वो अलग अप्रोच हुआ। बट एग्जैक्टिव प्रोडक्ट अच्छा मार्केट में चल, बट वी नीड टू इम्प्रूवमेंट दैट टाइम। तो हमें करंट फैमिलियर होते हुए उसमें कंसिस्टेंसी लानी होती है। राइट, इसमें बहुत सारे अप्रोच होते हैं, नॉट जस्ट वन अप्रोच, बहुत अप्रोच होते हैं इसमें। वो डिपेंड ऑन ठीक टोटली कंपनी। राइट, ठीक काश भाई, मैंने आपका तकरीबन 1 घंटा 6 मिनट पहले ले लिए हैं। अब मैम ये पॉडकास्ट हम एंड करते हैं एक लास्ट क्वेश्चन से। इन फ्यूचर जो जो एआई जिस स्पीड से बढ़ रहा है 2050 में आप डिजाइन को कहाँ पे देखते हैं? आने वाले सालों में क्या आने वाले सालों में आप डिजाइन को हाँ, आपका भी जो नेक्स्ट है, देखो डिजाइन तो सभी इन्वॉल्व हो रहे हैं, नॉट जस्ट डिजाइन। हाँ, हमारी फंडामेंटली चीजें नहीं बदलेगी। जो बेसिक्स ह्यूमन थे वो तो नहीं बदलेगी, वो तो ऐसे ही चलेगी। विजिबिलिटी की हमें, हमारी आंखें कोई सुपरमैन नहीं हो जाएगी, हमारी आंखें जो देख रही है वही देखेगी। राइट, खराब हो सकती है। राइट, तो हाँ, पर डिजाइन इंडस्ट्री में एआई का क्या इम्पैक्ट है, तो नो डाउट इम्पैक्ट हमें दिख रहा है। हमें पहले से काफी इफिशिएंट, हमें आसान हो गया काम करने में। हर एक टूल अपना एआई इंटीग्रेशन ला रही है। तो अभी डिजाइनर को नीड है एआई को ये जानना कि एआई बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है, कैसे काम करता है, एलएलएम मॉडल कैसे काम करते हैं, डेटा का प्रोसेसिंग कैसे होती है, एमएल काम करते हैं, एआई एजेंट कैसे बनते हैं, और उनका जो प्रोडक्टिव पैटर्न्स होते हैं, प्रोडक्टिव डिजाइन होते हैं कि भाई अपने डाला प्लांट किया कुछ आ गया, तो इनके बारे में जानना, उनके डिजाइन करना। राइट, इनकी पकड़ होनी चाहिए अगर अगर हमें सर्च करना है। क्योंकि अब क्या है ना कि धीरे धीरे सभी प्रोडक्ट कुछ ना कुछ तो एटलीस्ट एआई एजेंट इंटीग्रेट तो करेंगे अपने सिस्टम में। कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे टेक की कोई भी प्रोडक्ट हो, सब लोग अपना एजेंट लगा रहे हैं। तो अब हमें ज्यादा इंटरेस्ट लेना है बैकिंग साइड पे, मतलब कि डेटा का फ्लो क्या है, डेटा का कहाँ से आएगा, फिर उसको डेटा डिसीजंस कैसे ले रहा है, ये अंडरस्टैंडिंग अब हमें जरूरी है, ताकि हम जब हम डिजाइन बनाएं तो, क्योंकि अल्टीमेटली प्रोडक्टिव प्रोडक्टिव मतलब क्या, हम प्रिडिक्ट तभी कर पाएंगे जब हम उसका बेसिक चीज जानेंगे ना, कैसे अगला क्या होगा, वो तभी हम डिसाइड कर पाएंगे जब हमें डेटा फ्लो के बारे में पता रहेगा। तो हमें डेटा के बारे में कैसे काम करता है, क्या उनका फ्लो है, ये जरूरी है, इस समय बहुत जरूरी है। मैं खुद इसमें सीख रहा हूँ, नो डाउट। मैं इसमें एआई एजेंट वगैरह के बारे में देख रहा हूँ कैसे काम कर रहा है, और एलएल मॉडल पर ये चैट जीपीटी वगैरह से आपको सारी इन्फॉर्मेशन से मिल जाएगी। क्लासेस यूट्यूब पे बहुत सारे लोग किए हैं, तो आप इससे जान सकते हैं। और इस पे थोड़ी पकड़, मतलब डिजाइन को बनाना चाहिए। और इस समय क्या है, केवल विजुअल्स होगा, मल्टीपल डोमेन्स में नॉलेज इकट्ठा करना जरूरी है। राइट, ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच काश भाई फॉर योर टाइम। मैंने आपको एक ही दफ़ा कहा और आप पॉडकास्ट में आ गए। आई एम श्योर जो ऑडियंस होगी उनको बड़ी वैल्यूएबल चीज़ें मिली होंगी। मैंने खुद यकीन करें बड़ा कुछ सीखा। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर, एंड भी है कि मतलब बाकी लोग इससे कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो जी, थैंक यू सो मच, आपने मुझे यहाँ बुलाया, धन्यवाद, थैंक यू। Thank you so much for watching this podcast. अब आपको कुछ चीज़ें करनी है। Number 1, please subscribe to the channel so we can have more valuable guests. Secondly, ये conversation किसी एक ऐसे दोस्त के साथ शेयर करें जिसको ये valuable लगे, because one conversation can change their entire career. And thirdly, इस podcast के बारे में आपको क्या चीज़ अच्छी लगी और क्या चीज़ बुरी लगी, प्लीज़ वो कमेंट सेक्शन में बताएं so we can improve it और आगे आने वाली एपिसोड्स पिछली एपिसोड से ज़्यादा बेहतर हो सके। एंड ऑल्सो इफ़ यू हैव एनी गेस्ट रिकमेंडेशन, नीचे एक फॉर्म दिया गया है, आप उसको फिल आउट कर सकते हैं एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू हैव देम ऑन बोर्ड। अंटिल देन कीप डिजाइनिंग। अल्लाह हाफिज़।